बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ कॉलर ठीक करता है इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक अपने हफ्ते का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए। एक तो मुहर्रमुल हराम का आगाज़, अल्लाह करे नया इस्लामी साल हमारे लिए बहुत सारी रहमतें और बरकतें लेकर आए और बहुत सारी रहमतों और बरकतों का बायस हो। इस पर भी हमने बात करनी है, बहुत अहम मौजू है। उसके साथ साथ मुल्क भर के अंदर इस वक्त जो सैलाब का सिलसिला है वो जारी है और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान और फिर जनूबी पंजाब के अंदर जो सूरत हाल सामने आई है वो बड़ी खतरनाक, बहुत खतरनाक है। बलूचिस्तान की जहां हम बात करें, मुख्तलिफ हादसों में अगर हम बात करें तो 137 अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं। एमरजेंसी की सिचुएशन है और सबसे बढ़कर हम आपसे ये आप विजुअल्स तो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे जब बलूचिस्तान की आवाम बहुत ज़्यादा मुश्किल में है तो ऐसे में हम सब आपस में कोशिश करें कि अपने इन बहन भाइयों को भी याद रखें। किसी ना किसी तरह पे बहुत सारे ऐसे डोनेशन के लिए चीज़ें या बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स चल रही हैं जहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों के लिए जिनका घर बार सब कुछ उनसे छिन चुका है, उस पर आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। अपने बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें, जितनी जिसकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक हेल्प करने में से। ऑब्वियसली जिस मुश्किल सिचुएशन में सैलाब और इन बारिशों की वजह से बलूचिस्तान को सफ़र करना पड़ रहा है, ये मनाजिर बहुत ही खौफनाक हैं, बहुत दर्दनाक मनाजिर हैं। देख कर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो बारिशें हैं अल्लाह ताला इसको रहमत की बनाते हैं, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ इंतजामात हैं। ये ओवरऑल वैसे भी नेचुरल डिज़ास्टर है, इस पर हम किसी से कंप्लेन तो नहीं कर सकते, बट स्टिल अल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों की मुश्किल आसान करे। बिल्कुल आमीन। यकीनी तौर पे बारिशें रहमत ही होती हैं, रहमत के लिए ही होती हैं, लेकिन हमारी अपनी जो नाअहलियाँ हैं, जो कोताहियाँ हैं हमारी, जो हम सिस्टम को नहीं समझते, ऐसी जगहों पे आबादियों का हो जाना, ये सबसे बड़ी वजह जो इंक्रोचमेंट है, ऐसी जगहों पे आबादियों का हो जाना जहाँ से पानी का निकास होना है और फिर उस वजह से जो पानी की निकासी है उसमें रुकावट का पैदा होना इस चीज़ का बायस बनता है कि जो आबादी वाले इलाके हैं वो ज़ेरे आब आते हैं। और यही सिलसिला हमने जनूबी पंजाब में देखा, ऐसा ही कुछ सिलसिला हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं और फिर जो रही सही कसर है वो भारत पूरी कर देता है पानी छोड़कर, और उसकी वजह से भी बहुत सारे जो ऐसे इलाके हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब हैं और पानी की सतह बुलंद। इमरान, आपने जो इंक्रोचमेंट की बात की, पिछले कुछ दिनों में जब हम अपने नुमाइंदगान से अपडेट भी ले तो उन्होंने भी ये कहा कि बेसिकली प्रॉब्लम ही ये है कि इतने सारे घर उस पानी के रास्ते में बनाए गए हैं, जब पानी वहाँ से गुजरता है तो वो तबाही में जाता है। तो ये इंक्रोचमेंट या ये जो गैर जो कहने जगह पे घर बनाए, कब्जे के तौर पे घर बनाए जाते हैं, उसका नुकसान एट द एंड ये होता है कि जब इस तरह की कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर लोग होते हैं, और सब लोगों का तो इसमें है ही समझना चाहिए कसूर, लेकिन इसमें इंतजामिया का भी उतना ही कसूर है। जब उन्हें पता है कि ये वो चीजें हैं, वो रास्ता है जहां से पानी ने गुजरना है, आप पहले ही उस चीज को अलाउ ना करें ताकि। और जब भी ऐसी सैलाबी सूरत हाल होती है, दो कि हमें अपनी मुल्क की मुआशी हालत का अंदाजा है, लेकिन एक बार फिर हमारे जहन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि हमने वाटर रिजर्वायर्स क्यों नहीं बनाए, हमने क्यों पानी के ज़खायर नहीं बनाए कि ये पानी जो इतनी बड़ी मिक़दार में हमारे पास आता है, अब तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बुलंद हो गया है, पानी दरियाओं के अंदर तुग़यानी है, लेकिन वो पानी ज़ाया हो जाता है, वो पानी समंदर में चला जाता है और वो किसी हमारे इस्तेमाल का नहीं रहता। और हमारी जो ज़री ज़मीन है, जैसे रिसेंटली हमने साउथ पंजाब में देखा, सिंध में देखा, उसको पानी नहीं मिलता, लोग पानी के लिए तरसते रहते हैं। जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह है वो मुसलसल नीचे जा रही है। तो ये एक बार फिर सवाल उठाना चाहिए, उठाना बनता है, खासतौर पर 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मामला है और सूबे इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट उनका रोल था। और सूबों के हवाले से ये मसाइल भी मौजूद है कि वहाँ पे टैक्स कलेक्शन में भी मसला है और फिर उसकी जो स्पेंडिंग है उसके हवाले से भी क्या वो राइट वे में जा रही है, एक उनके लिए हासिल है। और अभी तक कोई नए डैम्स बनाने के लिए ऐसे मंसूबे नहीं है। KPK ने एक मंसूबा शुरू किया था इमरान खान साहब के पहले टेन्योर के अंदर और कुछ थोड़ा बहुत उस पर काम भी हुआ था कि जी छोटे डैम्स बनाए जाएंगे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, उसकी तशहीर तो की गई, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स हमें ऐसा उस पर कुछ नज़र नहीं आता है। हर सूबे को ये करना चाहिए। आई थिंक नाउ इट्स द क्वेश्चन के पाकिस्तान किधर जाएगा, जहाँ डॉलर $250 को टच कर रहा है, वहीं पे सैलाब तबाह कर चुके हमारी GDP को, और हर दफ़ा ऐसे होता है तो हम किस जानिब जाएंगे। आई थिंक ड्यू टू द बैड पॉलिसीज़, और इत्तेफाक से वही लोग इस वक्त हुकूमत में हैं जो इससे पहले पॉलिसीज़ बनाते रहे हैं, तो आई थिंक इट्स ऑन देम कि आप आज 30 साल पहले आज से ईंटें लगाते और गारा लगाते हुए सैलाब के लोगों के साथ तस्वीरें बनवाते थे। मैं मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, आज उन्हीं की हुकूमत है, तो क्या फ़र्क पड़ा इसके ऊपर, या जरदारी साहब या इमरान खान साहब,
तो कोई पॉलिसी तो हो जिसके पॉलिसी के साथ साथ आप लोगों को अगर एहसास होना चाहिए, जिस तरह से बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, जितना निगलेक्टेड सूबा रहा है, यहाँ पर जिस हिसाब से बारिशें हर साल आती हैं और सैलाब तबाहियां मचाता है, इस पर हुकूमत वक्त को ही सोच लेना चाहिए। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली इल्जाम तराशी की सियासत है, हम पॉइंट स्कोरिंग में लगे, हमें ये नहीं पता कि फलानी पार्टी ने ये नहीं किया तो फलानी ने ये नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। लेकिन अल्लाह ताला से एक बार फिर दुआ है कि बलूचिस्तान के लोगों की अल्लाह मुश्किल आसान करे, वो जिस मुश्किल में आप और हम जो कहने तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस चीज़ का। इस पर आगे जाके फर्दर हम मजीद भी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। जिस दलदल में इमरान खान ने हमें फंसाया, इससे निकलना आसान नहीं। इमरान खान से हुकूमत ना लेते तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान। इमरान खान का दौरा लाहौर, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और अरकान असेंबली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, नए इलेक्शन की तैयारी का टास्क दे दिया। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी, हर तरफ पानी ही पानी। मुतासरीन बिहारो मददगार, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हादसात में 132 अफराद जाँ बहक। जनूबी पंजाब में पानी से निज़ाम जिंदगी मफलूज, हर तरफ तबाही ही तबाही। मकानात बह गए, फसलें तबाह, मुतासरीन खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बन गए। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई, इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब से उनकी किताब नांगा पर्वत पर। कॉमनवेल्थ गेम्स पे भी बात करनी है, अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे भी बात करनी है, बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। जी, तो क्या हो सकती है बड़ी खबर? आप बताइए, क्या हो सकती है? आप बताइए। सियासत और क्या हमारी जिंदगी में और रह क्या गया है? और सियासत में और सियासत दर सियासत, ये कहना चाहिए। सबसे पहले सियासी सूरत हाल पर ही बात कर लेते हैं। PDM इकट्ठी हुई है और मुल्क में जारी जो महंगाई का सुनामी है, इसको मात देने के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके मनसब से हटाने के लिए अदम एतमाद लाई गई थी। आपको याद है, अदम एतमाद तो कामयाब हुई, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद हुक्मरान इत्तेहाद में तब्दील हो गया, मगर सुनामी नहीं थमा। ऐसे बढ़ता गया कि जैसे अब रुकने को तैयार ही नहीं है। आवाम को रिलीफ देने के बजाय पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, अशियाए ख़ोर-ओ-नोश, हर चीज़ इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। और वो गवर्नमेंट जिसे इमरान खान साहब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, इस वक्त कम अज़ कम आवाम को रिलीफ देने में कामयाब नज़र नहीं आती है। PDM इत्तेहाद अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय सारी सूरत हाल का मलबा इमरान खान साहब पर डाल रहा है और हर चीज़ का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को ठहरा रहा है। और इमरान खान साहब सारे मसाइल की वजह जो है, सारे मसाइल का मंबा मौजूदा हुकूमत के 3-4 महीनों की पॉलिसीज़ को ठहरा रहे हैं कि जो कि इन्होंने किया। जी, गुज़िश्ता रोज इसी हवाले से PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साबिक हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया, कहा कि अगर इमरान खान से हुकूमत ना लेते तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। पार्लियामेंट के अंदर से या असम्बलियों के अंदर से तब्दीलियां न लाई जाएं, तहरीक के जरिए अपना अवामी प्रेशर बढ़ाया जाए, असम्बली के अंदर से अपनी कुव्वत बाहर लाकर और नए इंतखाबात के लिए हालात का दबाव बढ़ाया जाए। एक राय थी, हमारी भी राय। जिस दलदल में उसने हमें फंसाया है, उससे निकलना आसान काम नहीं है। ऐसे मुआहदे किए हैं। मैं आपको PTI के लोगों के और जिम्मेदार लोगों के वो इंटरव्यूज दिखा सकता हूँ, वो तकरीर दिखा सकता हूँ कि हमने तो मुल्क को बेच दिया है, हमने तो IMF को अपना मुल्क जो है वो गिरवी रख के दे दिया है, अंगूठे लगा रही है हमसे। ये सारी बातें उनकी हैं। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया उसने, तो मुल्क यही से टूटती है ना। आपकी मईशत के लिए हम एक नई बुनियादें तलाश कर रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि अगर इस वक्त उनसे हुकूमत न ली जाती तो आज आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता, मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। दूसरी जानिब जी, साबिक वजीर आजम इमरान खान तख्ते लाहौर फतह करने के बाद दौरा लाहौर पर हैं और गुज़िश्ता रोज उन्होंने इमरान खान ने जी ईवान वजीर आला में वजीर आला परवेज इलाही से मुलाकात की। ऐसे लगता है खान साहब घोड़े पे सवार आ रहे हैं। ये मैंने नक्शा ऐसे खींचा ना। मुस्तकबिल के लाएमल से आगाह किया। इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं और अरकान असेंबली से मुलाकातें की। नए इंतखाब के लिए जो तैयारी का टास्क है उनको सौंपा और पार्टी रहनुमा से कहा कि 6 से 8 हफ्तों में
आम इंतखाबात का बिगल बच सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कबल अज वक्त इलेक्शन मुमकिन है? इस सूरत हाल में जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी स्टैंडिंग कहाँ पे, और जो इत्तेहादी हुकूमत है उसका क्या मुस्तकबिल है, और आने वाले दिनों में जो मुल्की सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करने जा रही है? बिल्कुल, ये सारे सवालात हैं और उसके लिए आज एक ऐसी शख्सियत को हमारे साथ रखा है जो आज हमारे शो में पहली बार आए हैं, लेकिन सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, आप उन्हें देखते और जानते हैं। हबीब अकरम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। हबीब अकरम भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं और सूरत हाल आपके सामने है। आई थिंक सवाल वही है, जवाब विद द टाइम आने वाले दिन के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन मैं आज की सूरत हाल पर आपका तज्ज़िया चाहता हूँ। इमरान खान साहब, उनकी आमद से, उनकी मेल मुलाकात से ऐसा लगता है कि उनका जहन है कि वो इंतखाबात में जाएँ, लेकिन दूसरी जानिब जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, उनके कुछ ख्यालात जो इससे पहले सामने आए थे उससे नहीं लगता। मे बी ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि एक साल हुकूमत की जाए और मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए अपने मामलात को भी और पार्टी के मामलात को भी। एक तो ये कि आगे स्ट्रैटेजी आप क्या देखते हैं कि वो बनने जा रही है, और आपके ख्याल में बीइंग तज्ज़ियाकार क्या होनी चाहिए पॉलिटिकली? तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहा हूँ। हबीब अकरम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हमारी आवाज़ नहीं जा रही। हबीब अकरम साहब सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या तज्ज़िया सारी सूरत हाल के ऊपर। जो कि इमरान खान साहब तो आ गए पंजाब के अंदर, लेकिन क्या आप पंजाब की हुकूमत छोड़ना चाहेंगे और इलेक्शन की जानिब इलेक्शन के लिए प्रेशर बनाना चाहेंगे? क्या वो असम्बलियाँ तोड़ के पंजाब असम्बली के अंदर इंतखाब चाहेंगे बहुत सारे हलकों के ऊपर, या फिर उनके वो MNAs जिनके इस्तीफ़े ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर उनके इस्तीफ़े कबूल होते हैं तो उस पर भी फिर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर बनेगा। बहरहाल हुकूमत में एक दबाव तो है, हुकूमत में दबाव है। दूसरी जानिब हुकूमत का जो एक स्टैंड है वो ये कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। सारी सिचुएशन में जहाँ पे हम बात करते हैं जी, एक तरफ तो इमरान खान साहब इलेक्शंस के हवाले से प्रेशराइज कर रहे हैं, दूसरी जानिब हुकूमत का अपना स्टैंड है। हबीब अकरम साहब से हम दोबारा रब्ता करते हैं। हबीब साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच हबीब अकरम साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहेंगे, पहली बार आज हमारे शो का हिस्सा बने। सर, इमरान का सवाल था। जी, मैं सवाल, हबीब साहब आपको खुश आमदीद। मैं ये कह रहा था कि आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, और बतौर तज्ज़ियाकार आपकी राय इस पर भी चाहिए कि क्या होनी चाहिए, आपको लगता है जो ठीक रहेगा उनके लिए पॉलिटिकली? देखिए, सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने नैरेटिव को अवाम तक ले जाने में और अवाम के दिलो दिमाग में बसाने में कामयाब हो जाती है, तो फिर स्ट्रेटजी उसकी ही चलती है, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो। तो इस वक्त हम जो सूरत हाल देख रहे हैं 17 जुलाई को, जो एक्चुअली जिसका सबूत भी सामने आया, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने नैरेटिव के साथ मकबूल तरीन जमात आप उसे कह सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जो जमात हो, यानी जिसने आइंदा इलेक्शन भी कंटेंड करना हो, उसको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वो खामोश भी रहे, वो कुछ भी ना करे, तो काफी बेहतर वो परफॉर्म कर सकती है। इसके हवाले से मैं आपको याद कराऊंगा कि जब 2008 से 13 तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी विफाक में, तो एक्चुअली 2012 वाज द टाइम जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इलेक्शन हार चुकी और 1 साल बाद इसका ऐलान हुआ था जब पोलिंग हुई थी। तो इस वक्त की सूरत हाल ऐसी ही नजर आ रही है कि जो मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी हुकूमतें हैं, वो शायद आगे चलते हुए अगर वो कोई गैर मामूली कामयाबी हासिल नहीं करती, तो उनको फिर अवाम में पजीराई मिलना सरेदस्त मुश्किल नजर आता है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे पहले तो जो करने का काम है वो ये है कि अपनी एहतियात के साथ जो कुछ भी करे, एहतियात के साथ अपनी जो स्टैंडिंग है उसको बरकरार रखे। कोई बड़ी गलती करने से गुरेज करे, क्योंकि कोई भी ये ऐसा मामला होता है कि कोई एक गलती भी ये सारे का सारा मामला जो है वो बिगाड़ सकती है। ठीक, इसी बात यह है कि कुछ अर्सा पहले तक तहरीक इंसाफ जो थी वो काफी एजुटेशन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कर रही थी। अब शायद एजुकेशन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करने का वक्त गुजर चुका है। अब इसको जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स ऑफ द सिस्टम्स हैं उनके साथ भी बात करना होगी। और तीसरी बात ये है कि जो अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन हो, तो जनरल इलेक्शन का मतलब है कि कौमी असम्बली के इलेक्शन और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन बायक वक्त। तो अगर तहरीक इंसाफ का ये हदफ है
उसे चाहिए होगा कि वो बाकी सारे, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी को, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, इवन MLN को, मरकज के लिए सबको साथ मिला के फिर इलेक्शन की तरफ बढ़े। सबको साथ मिलाकर आगे चलना होगा, तभी ये चीजें पॉसिबल हैं। अच्छा, दूसरी जानिब हबीब अकरम साहब, ये भी एक सिचुएशन, कल मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी अगर हम इमरान खान से हुकूमत ना लेते तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन अभी जो मौजूदा हम मौशी सूरत हाल देख रहे हैं और इसका मलबा जो है मौजूदा हुकूमत जो है साबिका हुकूमत पे डाल रही है। अब अगर ये सारे मसाइल ऑलरेडी एड्रेस थे, पता था कि ये सारी सिचुएशन है, इकॉनमी के हालात बुरे हैं, तो मुद्दत पूरी करने क्यों नहीं दी गई? अब जो मलबा डालना या जो ब्लेम गेम का सिलसिला है, इससे क्या पॉइंट स्कोरिंग होगी? देखिए, मैं इस बात को, मुझे एक तालिब इल्म होने के नाते मुझे इस बात पे यकीन नहीं आता कि किसी को पता नहीं था। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट देख लीजिए, आपको नेशनल अकाउंट्स वहां पे कंसोलिडेटेड नजर आते हैं। आप स्टेट बैंक की वेबसाइट देख लीजिए, रोजाना की बुनियाद पे वहां पे नंबर्स अपडेट हो रहे होते हैं। हमारे अखबारात उठा के देख लीजिए, उनके बिजनेस पेजेस पे आपको ये नंबर्स बराह रास्त नजर आ रहे होते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट आपकी इकोनॉमी का जायजा लेके आपकी रिपोर्टें भेजे होते हैं। हमारी स्टॉक एक्सचेंज में रोजाना की बुनियाद पे बहुत अच्छी किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं वो जारी हो रही होती हैं। तो अगर ये सारी चीजों के होते हुए कोई ये कहे कि मुझे इकोनॉमी का नहीं पता था, तो दो ही सूरतें हो सकती हैं। एक ये है कि या तो वो झूठ बोल रहा है और दूसरी ये है कि उसे पता ही नहीं है कि इकोनॉमी क्या होती है। तो अब अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज है, या तो वो झूठा है या वो नाअहल है, तो फिर तो उसको हुकूमत में आना ही नहीं चाहिए था, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो आते ही इस हुकूमत ने जो किया वो क्या है, वो तो रेगुलर सा इलाज है ना। सीधे आप IMF के पास भागे भागे चले गए। अभी कल भी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि मैं जिस दिन मैंने हल्फ उठाया उसी रात को मैं अमेरिका चला गया। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये काम तो आप किसी को भी बना देते पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर, वो सीधे ही IMF। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा देयर वाज नो प्लान, आप कह रहे हैं। अच्छा, आपने एक तस्करा किया एहतियात का। जी अभी सर, लास्ट वीक आपने तस्करी, ये ख्याल ये था, पॉलिटिकली ख्याल ये था कि इमरान खान साहब नवंबर में एक अपॉइंटमेंट करेंगे और उस अपॉइंटमेंट के बाद एक्चुअली 2023 का इलेक्शन ये जीत जाएंगे। ये खालिसतन मफरूजा था। तो इस मफरूजे की बुनियाद पे जब आपने पूरे के पूरा हमला कर दिया तो आपको पता चला मफरूजा था, यानी वो हो भी सकता था, वो भी हो सकता था। तो अब ये इन्हें सबको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। तो अब ये मुख्तलिफ बातें करें कि जना मुल्क टूट जाता या ये हो जाता। वैसे उस शख्सियत के हवाले से भी विक्रम साहब, दिलचस्पी तो इमरान खान साहब ने न सिर्फ दिखाई बल्कि उसका इजहार भी किया और बार बार किया, आपने देखा ही होगा। वो तो एक खैर आपकी बात है कि मफरूजा था, ताहम इमरान खान साहब की दिलचस्पी तो बहरहाल मौजूद थी। अच्छा, मेरा सवाल अगला, आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि तहरीक इंसाफ अब एहतियात करे और गलती ना करे। एक तो जरा मैं चाहता हूँ इसकी आप वजाहत कर दें, किस किस्म की एहतियात आप समझते हैं तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए? कौन सी गलती है जो वो करते आए हैं या कर सकते हैं जो आप समझते हैं उनको नहीं करनी चाहिए? एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो अक्सर लोग हैं, इन्हें बोलने का बहुत शौक है। जैसे ही ये टीवी का कैमरा और माइक देखते हैं तो मुसलसल बोलते चले जाते हैं और ये भी सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं होते कि उनका जो है वो उनके लिए किस कदर नुकसानदेह है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक अर्ज करूँ, आपको याद है इमरान खान साहब एक दफा फरा गोगी साहिबा का वो डिफेंस करने आ गए थे मैदान में। बिल्कुल। अच्छा, अब कल जो है आप पंजाब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं शहबाज गिल साहब, और उसमें मौजूद गुफ्तगू क्या है कि जनाब आप ये बता रहे हैं कि फरा गोगी को विक्टिमाइजेशन का मसला था, उन्हें ये मसला था, उन्हें वो मसला था। भाई, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एक आपकी, यानी आपके लीडर की बेगम की दोस्त और उसके शौहर का डिफेंड करेगी, सुभान अल्लाह। आप तसव्वुर करें ना कि ये आप इसको क्या कहेंगे? इसको गलती कहेंगे, इसको हमाकत कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंटरेस्ट भी तो कह सकते हैं हबीब साहब जी। आप उसको आप देखिए ना, फिर ये बात भी हो सकती है, बात भी कह रहे हैं। तो लिहाजा जब आप इस तरह की गलतियां करते हैं तो दरअसल आपने अहम इदारे की तरफ भी इशारा किया कि उस इदारे के ऊपर भी तनकीद करते आए हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ नाम लेती है तो हम भी ले लेते हैं। न्यूट्रल्स की तरफ आपने इशारा किया कि उस हवाले से भी अब तहरीक इंसाफ एहतियात करे। हमारी खबरें तो कुछ ऐसी भी हैं कि ये काफ़ी हद तक मामलात सेटल हो चुके हैं, कुछ बातचीत हो चुकी है, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, आपके भी इल्म में होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको करना चाहिए, तो स्टिल यू थिंक कि अभी जो हॉट वाटर्स के अंदर है इस मामले में तहरीक इंसाफ अभी तक मामलात सेटल नहीं है उस तरफ उनके? हालांकि नून लीग भी इल्ज़ाम लगा रही है कि लाडला अभी तक लाडला है। देखिए, नून लीग और क्या इल्जाम लगाए? नून लीग के पास पॉलिटिक्स करने का और क्या रास्ता रह गया है, सिवाय इसके कि वो
वो कभी किसी को मुर्द इल्जाम ठहराए, कभी किसी को ठहराए, कभी आपको ठहराए, कभी मुझे ठहराए, क्योंकि उन्होंने जितनी बड़ी गलती की है और खुद को जिस गहरी खाई में आप कहिए कि वो चले गए हैं, अब उनके पास पॉलिटिक्स करने का सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है कि वो लोगों को गालियां देते रहे जिन्होंने उनको धक्का दिया। तो अब इसमें आप देखिएगा कि कुछ अरसे बाद ये जो पीडीएम का जो है ना एक इत्तेहाद, इसके अंदर भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि नाकामी का बोझ कोई नहीं उठा सकता। और जहां तक न्यूट्रल्स का मामला है ना, तो उन्हें न्यूट्रल्स ही रहने चाहिए। ठीक है, आप देखिए कि उनकी सियासत के अंदर सियासत के अंदर उनकी जो मदाखलत ने बहुत सारी पेचीदगियां पैदा की। हाँ, सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए उनकी राय जरूरी है, लेकिन सिस्टम को डे टू डे पॉलिटिक्स को चलाने के लिए मेरा ख्याल ये है कि उन्हें इससे गुरेज करना चाहिए, वरना मामला और खराब हो जाएंगे। अच्छा विवेकानंद साहब, दूसरी जानिब अब ये जो फॉरेन फंडिंग केस का मामला है, इस पर जो मौजूदा हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है कि इतनी डिले के बाद इतना इस केस के हवाले से अब इसका फैसला आना चाहिए। एक तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, दूसरी जानिब जो पीटीआई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर करने जा रही है, रेफरेंस दायर करने जा रही है। आपको क्या लगता है कि इदारों को लेके अब आगे जिस तरह से जनरल इलेक्शन के हवाले से ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, और ऐसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाना हो, क्या ये पीटीआई के हक में होगा? देखिए, जहां तक आपका जो पहला सवाल है ना फॉरेन फंडिंग के हवाले से, मेरी राय इसमें कुछ मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि फॉरेन फंडिंग का जो मामला है वो सिर्फ पीटीआई तक महदूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये फिनोमेना पाया जाता है। फॉरेन फंडिंग अगर हराम थी तो वो बेशुमार हराम जो था वो हमारी पार्टियों के अंदर आ चुका है, ये मुझे माजरत के साथ कहने की। उसकी वजह यह है, पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन फंडिंग का पहला बाकायदा केस आया था, ये भुट्टो साहब के दौर में आया था। जब जुल्फकार अली भुट्टो लीबिया के मुअम्मर कज़ाफी के साथ मिलने गए तो उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का और उसके लीडर का नाम लेके कहा कि अगर वो आपको तंग करें तो आप मुझे बताइएगा। और इत्तेफाक देखिए कि उन्हीं वो जो पॉलिटिकल पार्टी और वो जो लीडर थे, उन्होंने भुट्टो को फांसी चढ़वाने में एक अहम किरदार अदा किया। दूसरी दफा ये फॉरेन फंडिंग का मामला मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बाकायदा तौर पे हमारे दोस्त मुल्क के जो हुक्मरान है उनके साथ उठाया, क्योंकि उनका एक शहरी उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में नवाज शरीफ साहब की मुबैना तौर पर सपोर्ट कर रहा था। अब तीसरा जो केस है फॉरेन फंडिंग का, वो अब आया है तहरीक इंसाफ के ऊपर भी ये इल्जाम। अब तहरीक इंसाफ तो उन 1000, 2000 या 500 या 700 लोगों के नाम दे रही है कि जहां जहां से उन्होंने पैसा लिया है, और दरअसल ये जो सारा मामला उठा हुआ है अकबर साहब बाबर साहब ने उठाया है, ये खुद तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड है, और तहरीक इंसाफ के बैंकों में जो पैसे आए हैं ये उनके जरिए सारी चीजें बताई जा रही। ये जिन दो चीजों की मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन उनकी आज तक कभी किसी ने तफ्तीश नहीं की। अब अगर आपने तहरीक इंसाफ को अलग करके सजा देनी है किसी एक वजह से, तो बिस्मिल्लाह दे दें। ये फिर फॉरेन फंडिंग को अच्छा बहाना नहीं, मैं ये समझता हूँ। ठीक है। दूसरी जानिब क्विकली हबीब अकरम साहब, जो इलेक्शन कमिश्नर वाला मामला है उसके हवाले से भी अपना कमेंट दीजिएगा। इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे साहब है ना, इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है, उन्होंने सबसे पहले तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि मैं अपनी आईनी जिम्मेदारी, यानी जो मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं 60 दिन के अंदर खाली नशिस्त और 90 दिन के अंदर अंदर असम्बली का इंतखाब करवाऊं, मैं उसके लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं तनख्वाह भी लेता हूँ, मैं बड़ी अच्छी गाड़ी में भी बैठता हूँ, मेरे पास सरकारी नौकर चाकर भी हैं, लेकिन आपने अब मुझसे पूछा है कि जिस ड्यूटी के लिए मुझे तैयार रहना था, तो आई एम सॉरी, मैं उसके लिए तैयार नहीं। अब ये बताइए कि क्या इस एतराफ के बाद क्या किसी शख्स को उस ओहदे पे रहना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने एक ऐसा फैसला किया कि एक पॉलिटिकल पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 मखसूस नशिस्तें, आइन, दस्तूर, कानून, अकल के मुताबिक वो 5 नशिस्तें जो डिफेक्ट हुई थी पंजाब में, वो सीधी वापस पीटीआई को मिल जानी चाहिए जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको रोका 17 जुलाई के इलेक्शन के साथ उन्हें मुंसलिक कर देते। अब आप बताइए कि अगर आपके ये जो 2 तर्जे अमल है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को मुतासिर कर रहे हो,
तो फिर आपके ऊपर एतराज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हबीब साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना नैरेटिव, हमारे का सीनियर साफी और तजज़ियाकार हबीब अकरम साहब अपना नैरेटिव रख रहे थे। दो कि ये जो इलेक्शंस के अंदर डिले का मामला था, इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे उन्होंने डीलिमिटेशंस की जानिब रेफर किया था, क्योंकि डीलिमिटेशंस नहीं की गई और उसका मलबा भी ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज पे ही जाता है कि जी हुकूमत ने नहीं की, तो इसलिए हमें इसके लिए मजीद वक्त चाहिए। बहरहाल जो सीनियर साफी थे वो अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे। आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर लेते हैं, सेविंग्स की बात कर लेते हैं। और मैंने अभी शो शुरू होने से पहले अमर हसन से ये पूछा कि जो 3 रुपए 5 पैसे कमी की गई है पेट्रोल में, ये सेविंग्स जो मेरी होंगी, इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा? मैं पूरा सेगमेंट यही सोचती रही हूँ, मैंने कहा खर्च करने इतने सारे पैसे, अब सिक्योरिटी भी नहीं रख सकते इतने पैसों के लिए जो बचेंगे। नाजरीन, कीमत जो है पेट्रोल की वो 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर कम हो गई है, मतलब कमी आ गई है। पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 227 रुपए 19 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की बात करें तो उसकी कीमत में जो 95 पैसे 8 रुपए 95 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 244 रुपए 95 पैसे। वैसे तो बेटर आइडिया कुड बी कि 3 रुपए जो इधर दिए हैं, ये भी अगर डीजल में एडजस्ट कर देते तो डीजल की कीमत कम बढ़ती, क्योंकि डीजल रोजमर्रा इस्तेमाल में ज्यादा आता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें ज्यादा आता है, तो मेरे ख्याल में वो एक बेहतर आइडिया हो सकता था। लेकिन चूंकि फैसले सियासी भी होते हैं हमारे, सिर्फ फैसले अवामी नहीं होते। खैर, नई कीमत 244 रुपए 95 पैसे डीजल की। वजारत ख़ज़ाना के मुताबिक जो मिट्टी का तेल है इसकी कीमत में 4 रुपए 62 पैसे भी फी लीटर इजाफा किया गया है। अच्छी खबर है, चलें कुछ ना कुछ पेट्रोल वालों को अच्छी खबर मिली, डीजल वालों को नहीं मिली। अल्लाह करे मजीद अच्छी खबरें आएँ। चलें जी, इससे अच्छी खबर भी हम ब्रेक ले लेते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जी। अब और एक बुरी खबर हमारे पास। हाँ, बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं है, हम तो खुश हैं, हम स्कूल नहीं जाते। मौसम गर्मा की छुट्टियां जी खत्म हो गई है, स्कूल दोबारा से खुल गए हैं, नया तालीमी साल शुरू हो गया, जबकि आइंदा बरस 1 अप्रैल 2023 होगा। इसी हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल, इसी हवाले से हमने बात करनी है। एक तो हमारे गेस्ट थोड़ी देर में हम करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। दूसरा ये कि मदर्स के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है ये, आपको पता है। एक जानिब जब बच्चे होते हैं ना, बच्चों के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन मदर्स के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि स्कूल ओपन। बच्चे तंग करते हैं ना घरों पे, तो उस वजह से माएँ कहती हैं चलो स्कूल खुले। वैसे मेरे घर में भी सब यही खुश हो रहे थे कि चलो स्कूल खुले, लेकिन कानों को थोड़ी अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये हमारे नुमाइंदगान बताएंगे। यूसुफ अब्बासी हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि आयशा खान अंसारी हमारे साथ कराची से मौजूद होंगी। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। आयशा, बहुत शुक्रिया। वैसे तो कराची में बहुत सारी जो कह लें बहुत बारिशें हो रही हैं और सड़कों की सूरत हाल हमारे सामने है, ऐसे में स्कूल्स खुल गए हैं। बच्चों की हवाले से क्या अपडेट है? बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खुश तो कम ही बच्चे होंगे, आप जरा बताएं। उदासी का आलम बताएं आप हमें। जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर के जो सरकारी और निजी स्कूल्स हैं वो खुल चुके हैं, और जो 2 माह की मौसम गर्मा की तातीलात थी वो भी इख्तिताम पजीर हो चुकी हैं। इस वक्त मैं जिस स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चे जो है वो बारिश के बाद इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है, तो बच्चे जो है वो बहुत, उनका मूड बहुत अच्छा है, और वो उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं लग रहा कि हम यहाँ स्कूल में मौजूद है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हम आज भी छुट्टी अपनी एंजॉय कर रहे हैं। वैसे आयशा, ये कौन से बच्चे हैं? मैं लिटरली बहुत क्यूरियस हुई हूँ कि ये कौन से बच्चे हैं जो इतना खुश हैं, वरना हमें तो बचपन में बड़ी आवाज़ारी होती थी जब छुट्टियाँ खत्म होती थी। तो इन बच्चों से बात कर लेते हैं, मैं तो कहती हूँ कि आ जाएं, कोई है तो बात कर लेते हैं, उनको कैसा लग रहा है। जी, आज हमें बहुत लग रहा है, बिकॉज हमारा जो छुट्टियों के बाद 2 महीनों की छुट्टियों के बाद हमारा जो फर्स्ट डे है, उस पर हम लोग जब स्कूल में आए तो हमें आज भी ऐसे ही लग रहा है कि हमारा छुट्टी का दिन है। हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ करवा रही हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज हम लोग न्यू कर रहे हैं। हमारी टीचर्स एक्टिविटीज़ करवा रही हैं। बारिश के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया और हमें बहुत मज़ा आ रहा है इधर। ठीक हो गया, जबरदस्त। आयशा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बहुत खुश हैं आप, बच्चे तो खुश हैं। जरा लाहौर के बच्चों की भी सूरत हाल यूसुफ अब्बासी से जान लेते हैं। यूसुफ, लाहौर में तो मौसम अच्छा है कदरे, और बारिशों की वजह से इतनी मुश्किलात नहीं है, तो बच्चों के हवाले से बताएं, स्कूल दोबारा खुले हैं, अटेंडेंस की क्या सूरत हाल है? अच्छा, यहाँ पे सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। गो के 30 महीने जो बच्चों ने याशियाँ की, वालदान को खूब तंग किया, सैर व तफरी भी की, गुलगपाड़ा भी किया, और अब एकदम से उनको स्कूल आना पड़ा। तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने जिद की कि हम स्कूल नहीं जाएंगे और हमें 1-2 दिन का और रिलैक्स दिया जाए। हमारे जैसे बच्चे हैं, स्कूल भेजा है। वालदैन ने उनको ज़बरदस्ती स्कूल भेजा है और ये कह के भेजा है कि आज स्कूल जाओगे तो नई किताबें मिलेंगी, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक ना सिर्फ
पंजाब में आज से स्कूल खुल गए, बल्कि आज बच्चों को नई किताब भी मुफ्त मिलनी है जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं। अच्छा। तो इस वजह से यहाँ पे हाजिरी भी 90% रही, लेकिन बच्चों के जो चेहरे थे वो मुरझाए हुए थे थोड़े थोड़े, और वो इस मायूसी में थे कि आज फिर स्कूल आना पड़ गया, आज फिर काम करेंगे और आज फिर टीचर्स की डांट तो खाएंगे। यूसुफ, इन लेकिन एक बच्चों को खुशहाल देख के बात आपको ये है अपना बचपन कि याद आया? टीचर्स ने- आपको अपना बचपन याद आया इन बच्चों को देख के? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्या बल्कि हर वो शख्स जो स्कूलिंग में रहा है उसको अपना बचपन याद आया कि एकदम से 20 दिन की याशी खत्म होने के हाय, बाद हाय, हाय। जब यकदम पढ़ना पड़ता है तो और मुश्किल होता है। सुबह सुबह उठना पड़ता है। ठीक है यूसुफ, हम मुश्किल हो वापस जाता है। आपकी तरफ आते हैं। आयशा, तो- मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि कराची की हम देख रहे थे सूरत हाल, पानी वगैरह बहुत ज्यादा था, तो ऐसा लग रहा था कि जेन्युइनली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चों को आने में। तो जरा ये हमें मसला बताइए कि उन इलाकों में जहाँ पे अभी भी बारिश का पानी मौजूद है, और जैसा कि आपने बताया कि बारिश अभी भी हो रही है, तो ये तो बड़ा फिर मुश्किल नहीं है? अभी आपको नहीं लगता कि अभी मजीद छुट्टियां चाहिए थी बच्चों के लिए, ताकि 4-5 दिन में ये सूरत हाल सेटल हो जाती, या आपको लगता है नहीं ठीक है बच्चे पहुंच गए? जी बिल्कुल, सुबह के औकात की जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो मामूल के मुताबिक तो आ गई है। रश जो है अब वो पहले से ज़्यादा है, मगर अब भी हाज़िरी में जो है वो कमी है। अभी भी जो है वो हाज़िरी मामूल से कम है, क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन ही बारिश होने के बायस बच्चे जो हैं वो आराम कर रहे हैं घर में, और उनका ज़ाहिर वालिदैन जो है बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे भेजें। तो बच्चों की जो हाज़िरी है वो स्कूल में काफ़ी कम है। टीचर्स का ये कहना है कि हमने व्हाट्सएप और ईमेल उनको कर दी है, ताकि जो है कल से वो बच्चे दोबारा यहाँ पर आ जाएं और अपने जो तदरीसी अमल है वो जारी करें। ठीक है। अच्छा यूसुफ, गेटिंग बैक टू यू, एक तो ये कि आपने कहा कि नया तदरीसी साल भी शुरू हो रहा है, क्या मजीद भी कोई तब्दीलियां हैं? क्योंकि हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, तालीम हमारी सफ़र करती है सारी सूरत हाल में, और पिछली हुकूमत ने जो सिलेबस के हवाले से कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे कि एक ही सिलेबस होगा, तो ये जो नई किताबें दी जा रही हैं, क्या ये उसी नई पॉलिसी के तहत है? कोई और इन्फॉर्मेशन जो आपके पास हो इस हवाले से आप हम तक पहुँचा पाएँ? जी, बड़ी अच्छी आपने बात की। इस हवाले से वालिदैन भी परेशान थे बहुत सख्त, और बच्चों में भी एक तजद्दुब पाया जा रहा था, इस्तराब था कि उनको समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। अब हुकूमत की जो नई पॉलिसी है उसके मुताबिक 1 मार्च से तालीमी सेशन बहाल किया गया है। इससे पहले 1 अगस्त से जो है वो तालीमी सेशन हो रहा था। और दूसरी सबसे अहम और सबसे बड़ी बात यह है कि अगले साल यानी कि इस सेशन के जो बच्चे हैं वो मार्च में अपने सालाना इम्तिहानात देंगे, जबकि पिछले सेशन में जो अभी गुजरा है हाल ही में वो जून और जुलाई और मई जून जुलाई 3 महीनों में इम्तिहानात हुए। अच्छा। इस हवाले से ये एक थोड़ी सी मुश्किल है कि अब बच्चों के पास सिर्फ 7 माह रह गए हैं तैयारी के लिए, साल भर की तैयारी के लिए, बिलखुसूस जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, कि उनको एक सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। इस हवाले से हमारी टीचर से भी बात हुई है। टीचर्स ने कहा है कि हम इस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ी सी एक खराबी ये भी पैदा हुई कि बच्चों को बर वक्त किताबें नहीं मिल सकी पिछले 2 माह में, जिसकी वजह से वो घरों में छुट्टियों का काम नहीं कर सके। इसी वजह से जो है थोड़ा सा मेहनत सख्त करनी पड़ेगी। मेहनत तो सख्त करनी पड़ेगी, और जो किताबें मिलेंगी बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच यूसुफ अब्बासी, बहुत शुक्रिया। आयशा, आपका भी, आप दोनों ने हमें किया। पंजाब और दीगर सूबों में तालीमी इदारे खुल गए हैं, कुछ बच्चे खुश हैं, कुछ बच्चे उदास हैं, और कुछ कोविड ने मुतासिर किया और कुछ बदलती हुकूमती पॉलिसियों ने, लेकिन अल्लाह करे कि तालीमी साल बेहतर हो। थोड़ा सा टफ ज़रूर है बच्चों के लिए भी, अंडरस्टैंड, वालिदैन के लिए उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर तो तब्दीली आ रही है। तो खैर, इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। अभी हमने ब्रेक लेनी है। नहीं जी, कॉमनवेल्थ गेम्स जिसके बारे में बहुत एक्साइटेड नहीं है हम, चूंकि पाकिस्तान एजबेस्टन में खेले गए मैच में बारिश के बायस अगर हम ओवरऑल कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो तकरीबन 103 के करीब स्क्वाड लोग गए हैं, लेकिन कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो जीत लें, क्रिकेट तो जीत हाँ, लें, मतलब ये तो गेम अच्छी है, लेकिन स्टिल ओवरऑल गेम्स में भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। और उसकी रीजन कुछ ये भी है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स को उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती। वो अपने ओन पे चले तो जाते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको सपोर्ट भी मिलती है, उसमें तो प्लेयर्स को परफॉर्म करना चाहिए। पाकिस्तानी टीम अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। दैट्स गोइंग टू बी अनदर टफ मैच आई बिलीव। ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको पता ही है, विमेन हो या मेन टीम हो, दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं और पाकिस्तान को मुश्किल होगी। सो कम से कम थोड़ा सा एग्रेसिवली प्ले करें। अगर एग्रेसिवली प्ले नहीं करेंगे तो कैसे आप मैच जीतेंगे और कैसे करेंगे? सो कैप्टन बिलखुसूस बिस्मा मारूफ साहिबा और बाकी जो हमारी टीम है, आई थिंक दे शुड प्ले यूनाइटेड और कोई एक मैच तगड़ा निकालें, कोई एक मेडल लेके आए। आपसे बड़ी उम्मीदें हमारी, इस उम्मीद के साथ कि शायद हम कोई मेडल जीत जाएं। हम ब्रेक ले लेते हैं।
अब प्रोग्राम में बात करते हैं उन मुतासरीन की जिनका मकान, सामान, जिंदगी की कमाई सब कुछ उजड़ गया। ऐसे महसूस होता है जैसे जिंदगी थम सी गई है और हर चीज़ मुंजमद हो गई है। हम बलूचिस्तान में सैलाब की बात कर रहे हैं जिसने हर जानिब तबाही मचा दी है। हर सू पानी ही पानी नज़र आता है। मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हादसात में अब तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 132 अफराद जान की बाजी हार हैं। सैलाब से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा। पाक ईरान जो मौलबरदार ट्रेन सर्विस है वो मुअत्तल होगी, जबकि कौमी शाहराह को भी नुकसान पहुंचने से बलूचिस्तान से कराची जाने वाले जो फलों और सब्जियों की तरसील है वो भी मुअत्तल हो गई है। कई इलाकों में अगर बात करें तो जो कम्युनिकेशन का निज़ाम है वो तबाह हो गया है। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब में भी सूरत हाल कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं है। सैलाब से बात करें तो कस्बों और फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि इलाकों का जो ज़मीनी रास्ता है बहाल ना होने से इंतज़ामिया को जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ हैं, उनमें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मुतासरीन नकल मकानी कर गए हैं। रेस्क्यू टीम्स मुतासरीन की मदद में पेश हैं और ओवरऑल अगर बात करें तो जो एक कह लें सूरत हाल इतनी हौसला अफजा नहीं। बिल्कुल, राजनपुर का जो इलाका है यहाँ पे सैलाब से 2,57,000 एकड़ रकबा मुतासर हुआ है। 37 किलोमीटर की सड़कें तबाह हो गई हैं और अनफॉर्चुनेटली ये वो इलाका है जहाँ पे वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बहुत अच्छा नहीं है। जो सड़कें सैलाबी पानी में बह गई हैं 37 किलोमीटर। दूसरी जानिब अगर हम बात करें अफवाज पाकिस्तान की तो यकीनी तौर पर उनका ताउन पेश हाल रहता है, रहना भी चाहिए। बड़ा अहम हमारा इदारा है, बड़ा कॉम्पिटेंट इदारा है। ख़ास तौर पे जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात होती है तो इस सूरत हाल में भी हमें पाक फ़ौज नज़र आई है सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए। ISPR की इतलात के मुताबिक फ़ौज और FC की जो फ्लड रिलीफ सरगर्मियाँ इस वक्त वो जारी हैं। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी भी जारी है। मुख्तलिफ जो मवासलात के ज़रिए हैं उनकी बहाली की जा रही है जो कि वो तबाह हो चुके हैं शदीद फ्लड्स की वजह से। राजनपुर, डेरा गाजी खान के जो सैलाब मुतासरीन हैं इनमें इमदादी अशिया भी तकसीम की गई हैं और मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। इन मुतासरीन में राशन, पका हुआ खाना भी तकसीम किया गया और वज़ीर आज़म ने भी तो दौरा किया। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में सैलाब से जो मुतासरा ख़ानदानों हैं उनको 10 लाख रुपए तक इमदाद का ऐलान किया है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने भी ऐलान किया है कि सैलाब में जो जांबाहक अफराद हैं उनके वर्सा को जो कहने फ़ी का 60 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आम आवाम भी इसमें हिस्सा ले रही है और मुतासरीन की मदद में पेश है। ऑब्वियसली ये वो सिचुएशन है या ये वो डिज़ास्टर की सूरत हाल है जिसमें ऑब्वियसली इदारे तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि हमारे जितनी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या दीगर इंडिविजुअल तौर पर भी मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपने इसके हवाले से काम कर रहे हैं, डोनेशन इकट्ठे कर रहे हैं, वहाँ मुतासरा इलाकों तक पहुँचा रहे हैं उनकी टीम्स, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ऑब्वियसली पूरी दुनिया के अंदर अगर हम बात करें इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो ऐसे लोग सामने आते हैं और इस तरह से अगर मुख्तलिफ तंजीमें और लोग आगे आएंगे तो ऐसे बलूचिस्तान की आवाम की भी हेल्प होगी, इदारों की भी हेल्प होगी। ये बड़ा अच्छा एक अच्छा है। और मैं यहाँ पे बताऊँ, लेट मी टेक दिस क्रेडिट एज पाकिस्तानी। हम पाकिस्तानी बिल्कुल ऐसी कोई भी जब डिजास्टर सिचुएशन होती है वी ऑलवेज डू दैट जी। हम बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी कौम फिर यकीनी तौर पर इस चीज़ का मुजाहरा करती है। और हम तो अक्सर कहते हैं कि जिस तरह का मुजाहरा हम डिजास्टर्स के अंदर करते हैं बीइंग अ नेशन, अगर हम वैसे हम आम जिंदगी में भी करें तो हमारे मामलात कितने अच्छे हो जाएं। हम कैसे भूल सकते हैं अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को, हम कैसे भूल सकते हैं इससे पहले आने वाले मुख्तलिफ डिजास्टर्स को, इससे पहले आने वाले मुख्तलिफ फ्लड्स को। तो पाकिस्तानी कौम एक दूसरे के साथ खड़ी होती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस सारे अमल में जो अफसोस की बात है वो बीइंग इन न्यूज़ हर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद हम वही खबरें दोहरा रहे होते हैं, वैसे ही बच्चे मर रहे होते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो जनूबी पंजाब हो। अनफॉर्चुनेटली कोई हल नहीं किया जाता। कुछ ऐसे इमेजेस हैं जो शायद हम टीवी स्क्रीन पर भी नहीं चला सकते, जो हमें फोन पे रिसीव होते हैं। बहुत सारे लोग जो वहाँ पर हमारे जानने वाले हैं उन इलाकों में मौजूद हैं, दादी सरगर्मियां कर रहे हैं, वो जिस तरह के इमेजेस शेयर कर रहे हैं शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली जैसे इमरान ने कहा कि हम हर साल टीवी पे बैठ के इसी तरह से अफसोस का इजहार करते हैं, इंतजामिया को होश दिलाते हैं, लेकिन हर साल इसी तरह से सैलाब आते हैं। दो किट्स नेचुरल डिजास्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारी अपनी भी हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है कि जो लोग रहते हैं वहाँ पर, ऑलरेडी इतना नेग्लेक्टेड सूबा है, उसमें वहाँ पर लोगों को आप उस तरह से अकोमोडेट करें। मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी, बहुत सारे ऐसे लोगों की बात करी थी जो अपने तौर पर यहाँ पे मुतासरीन की मदद में पेश हैं। आज हमारे साथ ऑफ रोड क्लब पाक के सदर सैफ नियाजी मौजूद हैं जो मुतासरीन की अपने तौर पर मदद कर रहे हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं, उनको खाना वगैरह दे रहे हैं, साथ साथ जो रेस्क्यू के ऑपरेशन है उसमें भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। सैफ, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम जितनी ज़्यादा बात करें कम है। इदारे तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे बहुत सारे लोग इस तरह के इसमें अपना रोल इम्पोर्टेंट प्ले कर रहे हैं। किस तरह से आप लोग इन इमदादी कार्रवाइयों में या ओवरऑल रेस्क्यू में हेल्प कर रहे हैं? जी, पहले तो ये है कि जैसे ही बारिशें शुरू हुई, जिस तरह की सूरत हाल बनी, हमने मीडिया वगैरह में देखा, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हमारे पास ये गाड़ियाँ, इनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, लोगों की खिदमत की जाए, क्योंकि एम्बुलेंस वगैरह 4x4 नहीं होती। और जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी था तो देखा कि मरीजों को भी ज़रूरत है और प्लस उनको खाने की भी ज़रूरत है, लेकिन जिन घरों में पानी चला गया और उनकी फैमिलीज़ की, हमने एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया था सोशल मीडिया पे, तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आना शुरू हो गई। तो उस पर हमने एक पूरी टीम बनाई जिसमें 77 मेंबर्स है। अच्छा। तो उसमें हमने मुख्तलिफ एरियाज़, जिसमें डिफेंस, नॉर्थ नाज़माबाद, शार फैसल, कुरंगी, बल्दिया साइड, ये सारे इलाके में जो हमारे टीम के मेंबर्स रहते थे, तो हमने वहाँ की टीमें बना दी 10-10 मेंबर्स की। अच्छा। तो उसके बाद हमने ये शुरू किया, जो हमारे पेज पे किसी की भी कॉल्स आती थी तो हम फौरन वो। तो सैफ साहब, ये जो आपका ऑफ रोड क्लब है, ये ऑफ रोडर्स जो हैं, मैं जानता हूं कुछ लोगों को, खासतौर पे नॉर्दर्न एरियाज के जो लोग हैं, ये तो उन एरिया से भी वाकिफ होते हैं जिस पे आम आदमी नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब है आपकी एक्सेस उन इलाकों तक भी हो सकती है, या आप पॉइंट आउट कर सकते हैं आबादी को जहाँ पे शायद मीडिया की या इदारों की एक्सेस ना हो। कोई ऐसा मैकेनिज्म भी आपने बनाया है और हेल्प कर रहे हैं ऐसे लोगों को भी आप? जी, इस वक्त हम जो कल भी हम रात को 3 बजे पहुँचे, लसबेला बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एरिया है, वहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन है, रोड्स वगैरह बिल्कुल टूट गए, उन तक राशन नहीं पहुँच पा रहा, वो जो रोड कट गए। तो कल भी हम गए हुए थे वहाँ, तो हमने 100+ जो घरों तक पहुँच सके उनको हमने राशन दिया वहाँ पे। ठीक है। और अब इस तरह की बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे मीडिया की कवरेज नहीं है और वहाँ तक कोई रिसाई नहीं है, वहाँ लोग बहुत परेशान हैं। कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो वहां पे कामयाबी से आप ले गए हैं? क्योंकि बास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हमने बहती देखी हैं, तो ऐसी कौन सी गाड़ियां हैं जो कि आपका ये शौक है, शोभा है? तो जी, हमारे पास जो देखें जी, 4x4 में हमारे पास डाले जो हैं रीवो और वीगो में, ठीक है, वो अपलिफ्ट हमने किए में कुछ गाड़ियां, कुछ स्टॉक में। तो उनमें एक तो सामान भी आ जाता है इजीली, और 35 से 40 बैग एक गाड़ी में आ जाते हैं, 1 टन के करीब होता है इसका वजन। तो ये गाड़ियां कामयाब हैं वहाँ, और एक्सपर्ट ड्राइवर होना चाहिए, अगर एक्सपर्ट नहीं है आपको बहुत परेशानी होगी वहाँ पे। अच्छा, ये भी बताइएगा सैफ साहब, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा आप तो अपने तौर पे हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पर जो दीगर इमदादी कार्रवाई है वो किस हद तक एफिशिएंटली हो रही हैं? क्योंकि और भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन तो काम कर रही हैं, हुकूमती इदारे भी काम कर रहे हैं, तो कितनी एफिशिएंसी से काम हो रहा है वहाँ पे? जी बिल्कुल, जिस तरह के अभी जैसे हब जो कोयटा का रोड है, जो ये खराब हो गया था, लेकिन इसको बहुत जल्दी इसको रिपेयर कर दिया गया है कि इस पे ट्रांसपोर्टेशन मूव हो सकती है। लेकिन बहुत सारे पुल्स वगैरह टूटे हुए, तो जरा उसमें टाइम लग रहा है। Obviously. जो सरकारी इदारे हैं वहाँ बिल्कुल काम कर रहे हैं, हमने फिजिकली खुद देखा है। ओवरऑल काम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच सैफ साहब, बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला तो आपको इसका अजर देगा। ये बड़ा जबरदस्त आप काम कर रहे हैं एंड वी रियली अप्रिशिएट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। और चूंकि पीर है निकले तेरी तलाश में की तलाश में हम निकलते हैं। नांगा पर्वत की बात हो रही है आज के सेगमेंट में, देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। नांगा पर्वत कमाल पहाड़ है और खूबसूरत पहाड़ है, और एक ऐसा पहाड़ है जिसके दामन में खूबसूरत जंगल है। ऐसा नहीं होता 8000 किसी भी उसके दामन में जंगल नहीं हुआ करते, लेकिन ये बहुत से हवालों से मुनफरिद है। हुज्जम के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, बहुत मुनफरिद है। इसके हवाले से जो कहानियाँ हैं वो बहुत मुनफरिद हैं। इसके हवाले से जो माउंटेनियर्स की, यको पैमाओं की कहानियाँ हैं वो कमाल हैं। किताबें जो इस पर लिखी गई हैं वो ज़बरदस्त हैं। जो फिल्में बनी हैं, नांगा पर्वत जो है वो नो डाउट पाकिस्तान का फ़ख्र है। नांगा पर्वत जो ताड़ साहब की किताब है, उसके वाले से ताड़ साहब से गुफ्तगू का, उनसे सवालात का सिलसिला जारी है। ताड़ साहब फंतूरी जो थी वो गैर मुतवक्की थी, उसका जो मंजर था वो बहुत गैर मुतवक्की था। फेरी मेडोज़ आपके लिए गैर मुतवक्की था।
तो जो फेरी मेडोज से ब्याल कैंप तक का सफ़र था जंगल में, घने जंगल में, और आज भी वो बड़ा खूबसूरत है, गो कि अब वहाँ पे रैपर्स और बहुत सारा कचरा भी नज़र आता है, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ 88 की। तो जो सफ़र था फेरी मेडोज से ब्याल कैंप तक का, ये भी इतना ही गैर मुतवक्के था? उस सारा ही मतलब वहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं था। एक जर्मन कपल था, वो मेरा दोस्त बन गया, दे वर द ओनली वन। उसके बाद कोई नहीं आया वहाँ। तो मतलब हाँ, मेरा 4-5 दिन वो थे या हम थे, वो भी चले गए। तो एट वन टाइम आई वाज ऑल अलोन इन फेरी मेडो। तो वो लोकल थे, चाचा शकूर था एक, जिनकी मदद से हम घूमते फिरते थे। तो ब्याल कैंप वाला भी इटसेल्फ, अब ब्याल कैंप में भी मुझे यही दुख हुआ ना कि वो जो एक हद निगाह का मंजर जो था, जिसके सामने कोई रुकावट नहीं थी, अब वहाँ पे जगह जगह दीवारें बन गई हैं, इधर होटल बन गए हैं, वो मंजर अब मेरी मर्जी से तो नहीं वहाँ के लोग एक्ट कर सकते, लेकिन वो मंजर भी ख़त्म हो गया। और वो मेरा ख्याल है कि ब्याल कैंप के आखिर में जाएं तो वहाँ भी नांगा पर्वत का खूबसूरत तरीन मंजर वहाँ से नज़र आता है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह हुआ करती थी। हाँ, हम नाज़रीन को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो ब्याल कैंप है, इस ब्याल कैंप में ये जो आपको पत्थर नज़र आ रहा है, ये तार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? उसमें वकार ये है कि वहाँ पे एक जो साथ वाली रॉक है ना, उसके नीचे उनका शायद किचन टेंट था, तो वह अभी तक वहाँ पे धुआं है मौजूद, कि भाई ये जब यहाँ पे खाना पकाते थे, तो कितना अर्सा हो गया उसको, 50-60 साल हो गए। जी 70 साल हो गए। 70 साल हो गए। तार साहब, यहाँ पर आपकी पहली मुलाकात जो है वो होती है रहमत नबी से, और रहमत नबी उसके बाद तो आपके दोस्त रहे, बहुत पुरकशिश शख्सियत के हामिल हैं, बहुत कमाल शख्सियत हैं, लेकिन जो पहला तासुर था उनकी शख्सियत के हवाले से, जब पहली आपकी मुलाकात है उसका अगर कोई अहवाल देना चाहें, वो पहला तासुर क्या था उनकी शख्सियत के हवाले से? रहमत नबी जो है वो बस जो मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये जो डिक्लाइन के साल हैं और उसके बाद जो आखिरी एक इम्तिहान है उसमें मतलब कि आसानी से सुरखरू फरमाए। रहमत नबी अब चल नहीं सकता। जिस शख्स को मैं फेरी मेडो का शहजादा कहता था, बस कुदरत की तरफ से उसका मसले हो गए, अब तो वो इस्लामाबाद में रहता है, लेकिन वो ही वॉज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इन नॉर्थ, और वो कहीं भी होता था उसको खबर मिलती थी कि तार साहब आए हैं, और वहाँ से वो मारो मार करता दिन रात पहुँच जाता था मेरे पास। फेरी मेडो में मैं जब आरिफ असलम साहब जो हैं शंग्रीला के ओनर, ब्रिगेडियर असलम के बेटे, वो भी बड़े बहुत अजीज दोस्त बड़े अरसे से, तो उन्होंने एक दफ़ा मेरी पूरी फैमिली के लिए किया था अपना सारा बंदोबस्त, टेंट वगैरह और सारा कुछ, और तब जीपें थीं, मतलब वो जीप रोड थी। और तब भी मुझे याद है कि रहमत नबी की जो 1 या 2 जीपें थीं, उन्होंने हमसे किराया नहीं लिया। तो वहाँ पे हम गए थे ऊपर, और वहाँ पे टेंट लगाया, पूरी फैमिली थी मेरी, बच्चों की भी सारी। तो वहाँ पे एक पत्थर था, वहाँ पे वो 92 लिखा हुआ था, मैं गया था जब 92 में। तो रहमत नबी ने उसे प्रिजर्व किया। रहमत नबी ने और भी कोशिश की कुछ चीज़ें प्रिजर्व करने की, लेकिन चूँकि वो अब वहाँ नहीं है तो इसलिए वो ऐसा नहीं हो सका। और मुझे कोई मेरा जी बहुत चाहता है टाइम्स, लेकिन एक तो वही मुझ में सख्त नहीं है, दूसरा ये कि शायद मुझे दुख हो, क्योंकि मैंने वकार, ये मेरा तजर्बा है, और तजर्बा इसलिए बहुत वसी है कि अल्लाह ताला ने मुझे उम्र बड़ी अच्छी दी है कि आप जिस शहर में कभी रहे हों जी, और वहाँ आपने मोहब्बत की हो, आप दोबारा उस शहर में न जाएं। आप बहुत दुखी होंगे, बहुत मायूस होंगे। इसी तरह ये जो मंज़र है पहाड़ों के, अगर आप गए हैं और वहाँ कुछ अर्सा बिताया है, आपको पसंद आए हैं और आपने मोहब्बत की है उस मंज़र से, उस मुकाम से, तो वहाँ दोबारा मत जाइए। तो मुझे यकीन है मैं अगर दोबारा जाऊँ तो मुझे दुख होगा, तो मैं नहीं जाऊँगा। वाह। तार साहब, आपने लिखा है कि आपको एक अंग्रेज़ किरदार मिला, और जी उसको आपने कहा कि हम पाकिस्तानियों का एक थीसिस ये भी है
कि आप इसलिए आसानी से दुनिया घूमते हैं और अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं क्योंकि आपके तो पीछे कोई रोने वाला नहीं होता और इसलिए आप ये ज़िंदगी को ख़तरे वगैरह में डालते हैं। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब ये थीसिस अभी भी मौजूद है, अभी भी हमारे यहाँ अक्सरियत ये समझती है कि गोरे गोरे तो जो फिरते हैं इनको तो उनके पीछे कोई पूछने वाला भी नहीं है, ना इनका पीछे कोई रोने वाला है, तो ये महीनों के हिसाब से निकल जाते हैं। तो ये थीसिस जो है ये कितना गलत है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअली हम अपने आप को, क्योंकि ख़ास एहसास कमतरी है, हम आपको तसल्लियाँ देते हैं कि यूरोप में ये ख़राबी है, वहाँ रिश्तों की कोई वक़्त नहीं है, वहाँ पे बड़ों का एहतराम नहीं किया जाता, वहाँ बच्चे छोड़ जाते हैं वगैरह वगैरह। जी ठीक। और हमारे यहाँ भी वो सब कुछ होता है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होता। आप यहाँ के मतलब ओल्ड पीपल्स होम में जाके देखिए, आधे से ज़्यादा जो ख़वातीन हैं उनके बच्चे हैं वो उनको अबैंडन करके चले गए हैं, यानी इतना अमाउंट का, और दे आर वेल ऑफ। तो इसी तरह वहाँ भी रिश्तों का एहतराम, उनका अपना एक पैटर्न अलग है, ईरान का अलग है, इराक़ का अलग है, तो इमीडिएट अजीज ही होते हैं ना, तो बाकी तो हाज़िरी लगवाने आते हैं। चुनांचे उनका भी डेफिनेटली मतलब है कि जब आप देखेंगे, जब मसलन एवरेस्ट पे जाते हैं, जितने को पैमा उनकी बीवियाँ उनके बच्चे उनके साथ राब्ते में रहते हैं कि कहाँ हो, कितने बजे आओगे, क्या है। अगर कोई हादसा खुदा न खास्ता हो जाता है तो उनका भी वही बुरा हाल होता है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक इंसिडेंट, ये जो कहा जाता है ना कि वहाँ पे रिश्ते का एहतराम नहीं, फलां, ये महसूस नहीं करते। एक लड़की थी तो वो कोमे में चली गई और 20 साल तक वो कोमे में रही और उसकी माँ उसके पास बैठी रही। फॉर 20 years माँ उसके सराहने बैठी रही और वो ना बोल सकती थी, ना कुछ कह सकती थी, वेजिटेबल फॉर्म। और उसका खामन भी छोड़ गया उसको कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी का करूँ ये। तो यहाँ से उसने कहा कि जब तक ये है मैं इससे दूर नहीं जा सकती। तो उसे किसी ने पूछा कि आप इतने अरसे से बैठी हैं और इसमें ना वो बोलती है, ना उसको ये पता है कि आप खिदमत कर रही हैं, आप उसकी माँ हैं, उसे किसी चीज़ का एहसास नहीं हो। तो वो क्या चीज़ है जो आपको इस तरह बिठाए हुए। तो उसने कहा कि बात ये है कि कभी कभी वो आंखें खोलती है और मेरी तरफ देखती है और आंखों ही आंखों में कहती है थैंक यू मम्मी। मैं उस थैंक यू मम्मी के लिए, तो उनका हाँ रिश्तों का है एहतराम। उनका सोसाइटी इस किस्म की है कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको होती हैं, लेकिन इंसान जहाँ जहाँ भी है उसी तरह ही महसूस करता है जिस तरह हम महसूस करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं अब कुछ सियासी अदम इस्तेहकाम की, तो बात हम कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो माशी अदम इस्तेहकाम है या जो इंतशार है गैर यकीनी है, ये कहना चाहिए, वो बढ़ती जा रही है और इसके असरात गहरे होते जा रहे हैं और बहुत गहरे असरात अब तक मुरतब हुए हैं। इस वक्त डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। अभी तक जो हमारा IMF प्रोग्राम है वो बहाल नहीं हो पाया है। डॉलर तकरीबन $250 तक पहुंच गया है। पाकिस्तानी रुपया इस साल दुनिया की बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसीज में शामिल हो गया। दिस इज़ नॉट समथिंग जिसके ऊपर हमें बात करते हुए बड़ा फ़ख्र होना चाहिए। ज़र मुबादला के हमारे जो ज़खायर हैं वो कम होकर $8.5 अरब तक पहुँच गए हैं और ये जो मईशत है ये बिगड़ती ही जा रही है। इस पे न सिर्फ आवाम के अंदर बेचैनी पाई जाती है, बल्कि जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं जैसे मुख्तलिफ चेंबर्स हैं, इनके अंदर भी बड़ी बेचैनी पाई जाती है। सारी बिल्कुल, इस हवाले से आर्मी चीफ मईशत को बचाने के लिए मैदान में आए और उन्होंने मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए खासे एक्टिव भी हुए। उन्होंने अमरीकी डेप्यूटी सेक्रेटरी को फ़ोन किया और IMF कर्ज प्रोग्राम का अमल तेज़ करने के हवाले से दरख्वास्त की। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने मौशी सूरत हाल की वजह से इमरान खान की पॉलिसीज़ को तमाम तरह की जिम्मेदारी कहते हुए उन पर कड़ी तनकीद की और कहा कि इमरान खान की हुकूमत की जो नाकिस पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से मुल्क इस नहज पर पहुंचा है। इस हवाले से मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आज हमारे दुकानदार भाई भी हमसे थोड़े से नाराज़ हैं। उसमें एक मैं उनको हमने दुकानों के ऊपर 33,000 रुपये महीने का या 36,000 रुपये साल का टैक्स लगाया है। अब अगर एक दुकान वाला 1 लाख रुपए तो कम से कम कमाई लेता होगा ना, 12 लाख रुपए कमा रहा है, अगर हम 36,000 रुपये टैक्स मांग रहे हैं तो ज़्यादती तो नहीं कर रहे। और हमने इनसे पूछ के किया था, लेकिन इसके अंदर भी हम ये कर देंगे आज से कि जो 100-150 यूनिट से कम दुकानदार होगी, मैं अभी बैठ जाऊंगा, जो 100-150 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोहल्ले की बहुत छोटी दुकान है, उसके ऊपर से टैक्स माफ़ कर देंगे। 2-3 लाख रुपए आमदन वाला महीने का, यानी कि 36 लाख रुपए साल के कमा रहा है, अगर मैं उससे 1,20,000 रुपये मांग रहा हूँ इस पाकिस्तान की खातिर, तो ये ज़्यादा तो नहीं।
मगर मैं इनके साथ बैठ के इनके साथ वो कर लूँगा। इंडस्ट्रीज को भी टैक्स देना पड़ेगा, बैंकों को भी टैक्स देना पड़ेगा, हम सबको टैक्स देना पड़ेगा। और एक और टैक्स मैं अभी से बता दूं कि जो मैं डालने लगा हूँ, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना 10% भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगी उसके ऊपर 5% एडिशनल टैक्स होगा, और किसी के ऊपर नहीं होगा, लेकिन उन कंपनीज के ऊपर होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे थे, सबको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा लगता है जब भी कोई हमारा वजीर खजाना बोल रहा होता है, मुझे लगता है कॉपी पेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ये मसाइल हैं, ये चैलेंजेस हैं, हम ये करेंगे, अब ये होगा। होता नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं होता। खैर, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शमाल दाऊद साहब मौजूद हैं, मीशत हैं, आप इनको जानते हैं, इनका तज्जिया प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उनसे जानते हैं, और ये चूँकि रावलपिंडी चेम्बर्स को भी हेड कर चुके हैं, उस के हवाले से भी इनसे मालूमात लेंगे। और रिसेंटली जो वजह बनी कि हम डॉक्टर साहब से बात करें, इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई इमरान खान साहब से, जिसमें कुछ चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर भी बात हुई, क्योंकि इमरान खान साहब बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, तो हमने ज़रूरी समझा कि हम डॉक्टर साहब से ज़रा इस बारे में पूछें। डॉक्टर साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो, फर्स्ट टाइम आप आए हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है इकोनॉमी की, और जिसके ऊपर हमें वजीर खजाना रोज आके दिलासे दे रहे हैं, आप बीइंग अ पर्सन जो कि बिजनेस से भी रिलेटेड है और इकोनॉमी को भी समझता है, आप इस पिक्चर को कैसे देख रहे हैं जी डॉक्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती से जो सिचुएशन है वो तो पूरी कौम के सामने है, और उसकी वजह यह है कि सबको उसका जो असर है वो नज़र आ रहा है इन्फ्लेशन की सूरत में, बढ़ती हुई महंगाई की सूरत में। ये तशवीश ज़ाहिर बात है, जिस तरह आपने अपनी इंट्रोडक्शन में भी अभी कहा कि ये तमाम बिजनेस कम्युनिटी में पाई है। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स बिजनेस लीडर्स जो हैं वो भी परेशान हैं, और इसकी वजह ये है कि ये जो मसाइल हैं, मैं मिफ्ता साहब का जो आपने अभी पैकेज दिखाया, मैं डिसएग्री करता हूँ कि बदकिस्मती से यहाँ पर एक ब्लेम कल्चर का जो है वो एक सिलसिला जारी है। जो भी हुकूमत आती है उसके लिए सबसे आसान होता है कि स्केप गोट के जरिए पिछली गवर्नमेंट के ऊपर डालें, उससे पिछले। प्रॉब्लम यह है कि ये एक तसलसल है, जिस तरह आपने कहा कि ये मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं ऐसे लगता है कि कट कॉपी पेस्ट है, और चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, उनकी बातें वही होती हैं। इसकी वजह ये कि मसाइल वही हैं, और वो मसाइल जो हैं वो दिहाइयों के ऊपर मुहित हैं, और इसी वजह से हम बार बार IMF प्रोग्राम के अंदर जा रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मसला है, हमारी इकॉनमी का जो यानी कि दारोमदार है वो इंपोर्ट पे है, और यही वजह है कि जब पूरी दुनिया में महंगाई किसी भी वजह से हो, जो कि इस वक्त यूक्रेन वॉर की वजह से हो रही है, उसके साथ साथ तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो इसका असर हमारे ऊपर हो रहा है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा इकॉनमी का दारोमदार इंपोर्ट पे है, और इंपोर्ट के ऊपर प्रेशर है। तो जी ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जानिब डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली जिस तरह से आपने कहा कि हमारी अभी तक इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी हौसला अफजा नहीं, इसी वजह से हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं है। लेकिन जिस IMF प्रोग्राम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर हमने बहुत सख्त फैसले किए, महंगाई में इजाफा हुआ, सारी सिचुएशन हमारे सामने है, लेकिन स्टिल अभी तक उस प्रोग्राम में जाना या उनकी तरफ से आने के हवाले से कोई खातिर खा इंप्रूवमेंट हमें नहीं मिली। डेट पे डेट दी जाती है, लेकिन उस प्रोग्राम में दाखिल होना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में आर्मी चीफ ने भी कंसल्ट किया है। आपको लगता है कि IMF प्रोग्राम में एज अर्ली एज पॉसिबल जाना हमारे लिए जरूरी है? देखिए, IMF प्रोग्राम का तो हम हिस्सा हैं, और उसकी नेगोशिएशंस और सारा कुछ हम जो प्री कंडीशंस हैं उनके मुताबिक सख्त फैसले भी करते जा रहे हैं। असल में जो उनका जो ट्रस्ट है हमारे ऊपर इसलिए हट गया क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे फैसले किए जो कि पॉपुलिस्ट फैसले थे, और उसकी वजह से हमारी जो कंडीशंस या जो हमने उनसे कमिटमेंट्स की हुई थी हम उस पर बैक ट्रैक कर गए। अब सारी बात है, हम उनका ट्रस्ट विन करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो ट्रांच 1.1 बिलियन की है वो आनी है, उससे मुंसलिक बहुत से ममालिक के पैसे रिलीज होने हैं, और इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो प्रेशर है, चाहे तेल की खरीद हो या इम्पोर्ट की हमारी जो अखराजात हैं, तो इस हवाले से डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है कि हम ये करें। और ये आई थिंक ऑल्दो इसको मुख्तलिफ तरीकों से लोग देख रहे हैं कि चीफ की बात करना, असल में बात जो समझने की है ना, आज पॉलिटिकल जो आपने बात की वो ये कि अब हमें जो डिफरेंस है, जो एक दूसरे के साथ तजाद है, उसको बालाए ताक रखते हुए मुल्की मफाद के अंदर। हाँ, मैं इसी तरफ आ रहा था क्योंकि अभी जब भी हम पूरी एक पिक्चर देखते हैं अपनी इकोनॉमी की डॉक्टर साहब, तो एक ही चीज हमारे जहन में आती है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी,
जब तक हम एक इन्वेस्टर को वो एतमाद नहीं देंगे कि वो मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करे, हम इस क्रंच से, इस विशियस सर्कल से निकल नहीं सकते। हम ऐसा फंस गए इसके अंदर, और उसके लिए हमें डॉलर्स ही चाहिए, और डॉलर्स इन्वेस्टर ही लेकर आएगा, और उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और उसके लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी या चार्टर ऑफ पाकिस्तान चाहिए। आपकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, पहले किसी बात पे आ नहीं रहे थे, मुसलसल कभी भी बल्कि खिताब में कहा कि जी चोरों से बात नहीं हो सकती, दहशतगर्दों से हो सकती है। आपकी मुलाकात, बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात कैसी रही, जिसमें आपने तो ये खबर भी दी कि इमरान खान साहब कन्विंस्ड है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, तो जरा उस मुलाकात का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था और हम पिछले मतलब बजट से पहले से इसके ऊपर चर्चा थी, हम बात कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। बहरकैफ ये उस दिन जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट्स आए उसके बाद क्या कहते हैं, जुडिशरी का जो रिजल्ट आया उसके बाद जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, उसके अगले दिन ही हमारी मीटिंग तय होगी। हम लोग गए और हमारी तरफ से तो यही कोशिश थी, बात वही थी, वही डिस्कशन थी जो हम सुनते हैं कि जी पिछली गवर्नमेंट जो है वल्नरेबल थी, वो अच्छे नहीं थे, जो अपोजिशन में हैं लोग और उनको वो काम नहीं पता। लेकिन समहाउ दी अदर हमने जब इसके पर बात की कि ये कौमी मुफाद के अंदर ज़रूरी है, तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल उसको एक्नॉलेज किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल आई एम रेडी टू डू इट। लेकिन उन्होंने ये भी इजहार किया कि मे बी वर्क होता है, नहीं होता, लेकिन आई कैन गो अहेड फॉर द मतलब मुल्की मुफाद में। तो हमने उसको बड़ा वेलकम किया और हमने फौरी तौर पे फिर बाहर निकले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब जाहिर बात है इसके ऊपर चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर और भी बिजनेस लीडरशिप, चाहे वो फेडरेशन के हों, इस्लामाबाद चेंबर के हों, दूसरी पार्टीज के लोग, तब लोग उसको वेलकम कर रहे हैं। और देखें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बात करना, जिससे आपने जिक्र किया, इस मद में बहुत से लोग उसको कहते हैं कि वो ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए, लेकिन ये प्रेशर सब लोग फील कर रहे हैं। और ये देखते हुए कि उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हमें अपना फर्ज अदा करना है, अपना इन्फ्लुएंस अदा करना है, और हमें इससे बढ़कर कि जी मेरा किसी के साथ क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कौमी लेवल के ऊपर, कौमी सतह के ऊपर हमें आगे बढ़ना है। तो अब मेरे ख्याल से हमें रेटरिक से बाहर निकल के, ब्लेम कल्चर को खत्म करके, एग्रीबल्स के ऊपर डिसाइड करके कुछ चीजों को हमें एग्री करना चाहिए, और एक दूसरे पे गैर जरूरी तनकीद जिसका नुकसान मुल्क को होगा, रियासत को होगा, उसको रोकने की जरूरत है। हम इसको पुश कर रहे हैं, हम इनके चार्टर के जो चीजें हैं उनको ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोग फोरम पे इकट्ठे हों। अल्लाह करे डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सब तमाम लोग एक पेज पर आए हैं ताकि मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो, क्योंकि आम आवाम तक इसके रिजल्ट्स आने में भी ऑब्वियसली इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, क्योंकि अभी तक फॉरेन इम्पैक्ट होता नजर नहीं आ रहा। एट द एंड डॉक्टर साहब, अब चूंकि हम जिस सिचुएशन में हैं, जिस क्रंच में भी इमरान ने कहा हम हैं, उससे निकलने के लिए ऑब्वियसली वी नीड स्टेबिलिटी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्टेबिलिटी को करने के लिए वी नीड अ स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग एज वेल। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट ऑप्शंस डू दिस गवर्नमेंट हैव जिसमें कोई प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और फॉर द टाइम बीइंग लोगों की थोड़ी मुश्किलें आसान हो? को आपके प्रोग्राम के थ्रू जाहिर बात है, वो मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे, समझने की जरूरत है। अगर किसी ने अपना होमवर्क ना किया और आखिरी वक्त करना पड़े तो फिर उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो अभी मुश्किल फैसले करने की जरूरत है, जिसमें से कुछ हुकूमत ने किए हैं, लेकिन अगर तमाम पॉलिटिशियंस और पूरा मुल्क जो है यकजा हो जाए तो फिर वो मुश्किल फैसले करने आसान हो जाएंगे और उसको एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। मुश्किल फैसलों से मुराद ये कि हमें अपने इंपोर्ट्स को घटाना पड़ेगा, अपने लॉसेस को कट करना पड़ेगा। ये सॉल्यूशंस पूरी कौम को पता है, हम लोग साल से इस पे डिस्कस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इमरान जी बिल्कुल इट्स बीन एजेस एंड वी आर फेसिंग बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमें अपने लॉस मेकिंग, ऑल्दो हुकूमत आई थिंक इसके ऊपर कुछ पेशरफ्त कर रही है, तो अब हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारी बुक्स क्या अलाउ करती हैं। और एक चीज मैं यहाँ जिक्र करूंगा, बहुत से लोग इस पर लिख भी रहे हैं कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस है, ये गुज़िश्ता 3 सालों में मुख्तलिफ औकात में आई है। सिर्फ फर्क ये था कि उस वक्त बैनुल अक़वामी तेल की कीमतें इतनी ज्यादा नहीं थी और वो बतदरीज बढ़ी और चीजें बढ़ी, तेल और हमने कुछ प्रीएम्प्ट नहीं किया उस सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए, और आज हम इस जगह पहुंच गए। ये बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें इसको फॉर वंस एंड फॉर ऑल मिल के हाथ में हाथ मिला के इसको सॉल्व करना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच। वाल दाऊद हमारे मईशत हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे तब भी आर्मी चीफ ने कुछ बड़े अहम दौरे किए थे और उससे इमरान खान साहब को पॉलिटिकली फ़ायदा हुआ था। उस वक्त अगर वो दौरे ठीक थे तो अब भी ये टेलीफोन कॉल्स ठीक है। अगर कोई शख्स, कोई भी अहम ओहदेदार अपना कोई किरदार अदा करना चाहता है तो देयर इज़ नो डाउट हर चीज़ को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर इमरान खान साहब चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे एग्री करें, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मेरे ख्याल
ख्याल में जितनी बड़ी बिजनेस बॉडीज हैं पाकिस्तान में, उन सबको ये करना चाहिए कि वो सियासतदानों के साथ मिले, उन्हें कन्विंस करें और पाकिस्तान के लिए खुदा एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के मफाद में है, किसी और के नहीं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात कर लेते हैं कुछ आपकी सेहत के हवाले से। मुल्की सेहत तो कुछ खास ठीक नहीं है, इकॉनमी की हम बात कर रहे थे। आपकी सेहत के लिए कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और आजकल एक ट्रेंड है, बल्कि हम जब भी बात करते हैं तो कहते हैं अब ये ट्रेंड बन रहा है और जब भी कोई चीज़ ट्रेंडिंग में आ जाती है वो बड़ी अच्छी होती है, खासतौर पे अगर वो हेल्दी चीज़ हो। हम साइकिलिंग की बात करें, जैसे कि हमारे विजुअल्स में भी आपको नज़र आ रहा है कुछ साइकिलिस्ट आपको लाहौर की सड़कों पर साइकिलिंग करते नज़र आते हैं। तो आज जनाब हमने जिक्र इसका इसलिए भी करना है चूँकि पेट्रोल इज़ लाइक वेरी एक्सपेंसिव। आप अगर एक साइकिल खरीद लेंगे और ऑफिस जाएंगे तो उससे आप एक तो हेल्दी भी रहेंगे और दूसरा ये कि आपके पैसे भी बचेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसे बचेंगे। हमारे साथ आज पाकिस्तान में साइकिलिंग के फ़रोग के लिए सरगर्म है क्रिटिकल मास लाहौर, एक ग्रुप है जो कि साइकिलिंग के इवेंट्स को अरेंज भी करता है, खुद भी ये लोग करते हैं। उनके कुछ अहम मेंबरान और ख़ासतौर पर उनके एडमिन अदील शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ मीना वज़ीर और शाजिया भट्टी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, दे आर द एक्टिव मेंबर्स। और आज हमने सोचा कि ज़रा साइकिलिंग पे बात करेंगे। साइकिलिंग पे बात करेंगे। क्रिटिकल मास लाहौर जो साइकिलिंग क्लब है, इसका आगाज़ कैसे हुआ, कितने मेंबर्स हैं, क्या इनके जो इवेंट्स है किस तरह से प्लान होते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में कौन से इवेंट्स हैं, इस सब पे आज हम बात करेंगे। अदील, वेलकम टू एक्सप्रेसो। शाजिया, आमना, आप तीनों को खुश आमदीद। सबसे पहले अदील आपसे आगाज़ करते हैं, ज़रा इस क्लब के हवाले से बताएं, ये इनिशिएट कैसे हुआ, कितने मेंबर्स अब तक आप इस क्लब का हिस्सा बन चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया। अच्छा, जो क्रिटिकल मास लाहौर है वो जो ग्रुप है 2009 में बना था, उसके कोई मेंबर्स जो हैं 11,000 हैं। अच्छा। हमारी जो है राइड है सुबह मॉर्निंग के टाइम स्टार्ट होती है सुबह 5 बजे, एवरी संडे होती है। उसमें लाहौर के एवरी मेंबर्स आते हैं, कोई डिफेंस से आता है, कोई बैरियर टाउन से आता है, दूर दूर से आते हैं। लेकिन ये जो हमारी जो राइड स्टार्ट होती है वो होती है लिबर्टी से, जो होती है 30 से 35 किलोमीटर की राइड होती है। उसमें हम 15 किलोमीटर जाते हैं और जो है उसमें ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वापस आते हैं। और इसको जो हम मैनेज करते हैं वो मेन मकसद होता है मैनेज का। लाहौर में तो 15-20 ग्रुप हैं। क्रिटिकल मास इतना बड़ा ग्रुप क्यों है, लोग उसमें आते क्यों इतने ज़्यादा हैं? उसमें एक तो हमें गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट है, कमिश्नर साहब कैप्टन उस्मान साहब की बड़ी सपोर्ट है। हमें एक तो सिक्योरिटी मिलती है, फिर जो है वो होता है एम्बुलेंस मिलती है, फिर हमारा मैकेनिक होता है, फिर जो ट्रक होता है, खुदा ना खास्ता किसी की साइकिल पंचर हो जाए, ख़राब हो जाए। देखें हमारी हर राइड में 100-120 मेंबर्स होते हैं। अगर जो हमारा लास्ट मेंबर भी होता है वो भी हम कहते हैं कि उसको भी पीछे नहीं छोड़ना, सबसे एंड पे भी साथ लेके चलना है। अगर हम उसको इज्जत नहीं देंगे नेक्स्ट टाइम वो राइड पे नहीं आएगा। जब नेक्स्ट टाइम आते हैं और वो 10 लोग और साथ लेकर आते हैं, इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यानी एवरी सिंगल मेंबर इज इन्वॉल्वड इन दैट एंड दैट्स वेरी गुड। दूसरी जानिब यहाँ पे जो प्रॉपर साइकिलिंग करते हैं, इनके साथ हमारे साथ आमना और शाजिया भी। शाजिया, आपकी जानिब आते हैं। ऑब्वियसली साइकिलिंग करना इटसेल्फ, जिस तरह से हम बात करते हैं, फिजिकली भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा, मेंटली भी। वो तो साइकोथेरेपिस्ट है हमारे पास, बट स्टिल अब आप बताएं आपका ये जो साइकिलिंग का जर्नी है, हाउ डिड इट स्टार्टेड, किस तरह से स्टार्ट हुआ, आपको अब मज़ा आता है, यू लाइक इट, और जिस तरह से यहाँ पर ट्रेंड सेट हुआ है साइकिलिंग को लेके? ओके, सो मैं जो क्रिटिकल मास लाहौर है उसकी ओरिजिनल मेंबर्स में से हूँ। सो आई स्टार्टेड बाइकिंग गुड 15 years बैक। पायनियर मेंबर्स के साथ। बिल्कुल। तो उस टाइम के ऊपर इतने लोग नहीं थे एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड आई गॉट इनटू इट बिकॉज मेरा बेटे थे और वो मैं उनके साथ कोई एक्टिविटी करना चाहती थी जो कि मेरा उनके साथ टाइम गुजरे। संडे को हम लोग निकलते थे एंड वी वुड माल पे जाते थे और इनर सिटी मैंने उस टाइम पे शुरू किया था। ठीक है। फिर बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बाहर चले गए और मैं साइकिल चलाती रह गई। तो फ्रॉम उस टाइम से अब तक बहुत डिफरेंस। और उसी वजह से नहीं लगता कि आपके बच्चे बड़े हो गए? बिल्कुल। आई थिंक ये उसकी एक बहुत बड़ा राज है जो कि चूंकि मैं एक्टिव हूँ और साइकिल बहुत चलाती हूँ। You know what? I met Shazia around 4 years back and she was still the same. ये अभी भी वैसी ही है जैसे मैंने इनको 4 साल नहीं, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक तो ये जबरदस्त हो गया। आमना, क्यों जरूरी है साइकिल चलाना? So cycling helps in you zoning out। तो इतना हमारा डिफिकल्ट दिन गुजरता है, हमारे स्ट्रेसेस होते हैं, बच्चों के स्ट्रेस होते हैं, आपके अपने काम का स्ट्रेस होता है। तो साइकिलिंग से 4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपके, जो विच आर फील गुड हार्मोन्स, आपके एंडोर्फिन्स, आपके सेरोटोनिन, डोपामीन। तो जब आप साइकिल पे बैठते हो और एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आप जब करते हो तो वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट एडिक्टिव।
ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है। तो मैं यही मजाक करती हूँ कि हमें एडिक्शन इन्हें कर दी है साइकिलिंग। लेकिन साइकिलिंग हो, नॉर्मल यूजुअल होम वर्कआउट हो, जिम हो, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हो, सबसे मुश्किल उसमें यही होता है कि आप एक आध दफा तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देन कंसिस्टेंसी, लेजीनेस आ जाती है, स्टेमिना नहीं बनता, दिल नहीं करता। तो आप उन राइडर्स में से हैं जिनके बारे में पता चला कि शुरू में आपको बड़ा हमारे वाला हाल था आपका। तो हाउ डिड यू बिल्ड दैट? वो कैसे हुआ? अभी आप इनसे पूछे थे कि मुझे एंड पे जा रही हूँ ना, वो मैं हूँ जो आपने भी क्लिप देखी उसमें मुझे आपने देखा भी नहीं, क्योंकि मैं सबसे एंड पे, और अब मैं अपने आप को प्रो साइकिलिस्ट कह सकती हूँ जो कनाल पे इन लोगों के साथ। तो ये कैसे हुआ? हाउ डिड इट डेवलप? इट्स अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल गेम। तो मैं अपने गुलबर्ग में रहती हूँ। फर्स्ट टाइम आई वाज ऑन अ बाइक, आई कुडंट राइड टिल जूक, और मैं ज़ारो कतार रोई कि मैं बुढ़ी हो चुकी हुई हूँ और मेरे में कोई एनर्जी नहीं है। एंड देन आई फाउंड आउट कि मेरी जो बाइक थी वो बहुत बुरी थी। और सड़क किनारे मुझे मिले ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया। नॉर्मली अभी हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि जब आप साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं अदील, तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को पहले 1-2 दिन में तो अच्छा लगता है, फिर दे गेट फेड अप, उनको उलझन होना शुरू हो जाती है। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपकी बाइक कैसी है, साइकिल कैसी है, इस हवाले से जरा बताएं। साइकिल्स तो काफ़ी टाइप्स की होती हैं। मोस्टली मेंबर्स आते हैं, वो लेते हैं चाइनीज साइकिल। वो कहते हैं कि सस्ती, जिससे पूछो साइकिल लेनी है जी, हमें सस्ती चाहिए साइकिल। सस्ती साइकिल होती है 20,000 की, 25,000 की। आपको ये नहीं पता कि साइकिल लेने के बाद आपके महीने के बाद वो घर की छत पे पड़ी होगी या वर्कर्स चला रहे होंगे। वो असल में जो साइकिल चाइनीज होती है ना, नई साइकिल जो भी चीज़ लेंगे वो अच्छी चलेगी, 2 दिन के बाद उसका पता चलता है। वो अच्छी जो साइकिल है इस टाइम वो आती है समगल होकर, जैपनीज साइकिल होती है जो यूज़ में होती है, वो मिलती है, स्टार्ट होती है 35,000 से स्टार्ट होती है। और उसकी क्वालिटी ऐसी होती है वो आप 50 किलोमीटर भी चलाएंगे। व्हाट टू रीड? आप ये तो वो बातें हैं जो एक दुकान पे आप खड़े हैं तो आपको समझ आती हैं। एक बंदा जो इस वक्त आपको देख रहा है, यंगस्टर्स, उसको जानना है कि अच्छी साइकिल में क्या क्या चीजें होती है, क्या देखे वो इंटरनेट पे, क्या क्या चीजें पढ़े। जी, एक तो लिखिए हाइब्रिड साइकिल। हाइब्रिड उसके टायर बारीक होते हैं और हैंडल स्ट्रेट होता है। ओके, ठीक है। उसका जो मोटे टायर वाली रिकमेंडेड वो होती है ऑफ रोड के लिए और माउंटेन बाइक्स के लिए। ओके, यहाँ के लिए जो होती है हाइब्रिड होती है। और जो साइकिल अच्छी होगी उसका वेबसाइट में उसका पूरा डाटा निकलाएगा बाहर। जो साइकिल कंपनी की नहीं होगी वो उसको गूगल में चेक करेंगे, उसका कुछ भी नहीं आएगा। वो साइकिल अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल रिकमेंडेबल नहीं। ठीक है। तो जो सर्टिफाइड है, जो ब्रांडेड चीज है, वो चीज अच्छी है। अच्छा, एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अमीरों का शौक कहा जाता है। कराची भी डिफेंस में हम देखते हैं, लाहौर डिफेंस में भी देखते हैं। माजरे के साथ लगता भी यही है कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं जो महंगी महंगी साइकिल्स अफोर्ड कर सकते हैं। अब एक बंदा जो थोड़ा लो मिडिल क्लास होता है ना, वो कहता है मैं 70,000 की साइकिल लैंड तो बेहतर नहीं, मैं CD70 ले लूं। बात भी समझ आती है। तो इस फिनोमिनन से फिर कैसे निकले कि हम सस्ती साइकिल विद अ गुड यूज में सस्ती साइकिल मिल जाती है। स्टार्ट जो होती है 30-35 से स्टार्ट होती है। जो जिनके पास पैसे हैं वो कहते हैं कि सेहत से अच्छी चीज नहीं है। वो भी अगर लाख लगाते हैं, अल्लाह ताला ने दिया है, वो अपने पैसे के लिहाज से वो कह रहे हैं लाख लगा रहे हैं, अपनी सेहत पे लगा रहे हैं हम। तो वो उसके हिसाब से वो साइकिल भी 100 किलोमीटर करते हैं। तो महंगी साइकिल से 100 किलोमीटर चलती है। यानी आप कह रहे हैं कि हर कोई अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको मैनेज। शाजिया, कार्बन फुटप्रिंट को लेके भी ऑब्वियसली आपने हमसे पहले बात की, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। ऑब्वियसली साइकिलिंग से जहाँ हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, क्लाइमेट को भी बहुत फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक कि आज से कुछ साल पहले हम लोगों के घर माली वगैरह जो वर्कर्स आते थे सब साइकिल यूज करते थे। अब सब मोटरसाइकिलों के ऊपर चले गए हैं। तो जितने अगर हम छोटे से देहातों वगैरह में ये हो गया है, अब कोई साइकिल नहीं चलाता है। एंड साइकिल चलाना इज अ विन विन थिंग। आपकी सेहत अच्छी है, आपका पेट्रोल का खर्चा नीचे जा रहा है, आप अच्छे तरीके से सोशलाइज करते हैं एंड डी स्ट्रेस हो जाते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से देखें तो मुझे लगता है कि साइकिल इज द वे टू गो फॉरवर्ड। और बहुत से मुल्कों में तो एक्चुअली पूरी लेन्स हैं जिधर लोग साइकिल चलाते हैं, उन्होंने गाड़ियों को छोड़ दिया है। सो मुझे लगता है अगर पाकिस्तान साइकिल वालों की हुकूमत भी है पंजाब में, पीएमएलक्यू का निशान है साइकिल। सो अच्छा, ट्रैक्टर है, वो पहले साइकिल था। तो चले ठीक है, दे कैन रिलेट समहाउ। तो अब ना आप हमें ये बताइए कि हम इस कल्चर को प्रमोट कैसे करें। एक तो ये बहुत ही अच्छी चीज में कोई शक नहीं है, और बड़ा अच्छा पॉइंट शाज़िया ने उठाया कि अब गांव में भी लोग बाइक्स पे आ गए हैं, साइकिल्स नहीं चलाते। कैसे गवर्नमेंट कुछ करे, हम कुछ करें, आप लोग कुछ कैसे करें? इमरान, इससे रिलेटेड जो खवातीन की को इनकरेज करना, दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर, रिक्लेमिंग स्पेस। सो दैट्स मैं हमेशा सारी जिंदगी गाड़ी में बैठी हूँ और साइकिल पे मैंने औरतों को भी नहीं देखा। तो आई फील कि औरतों को स्पेस रिक्लेम करने की ज़रूरत है। एंड ऑब्वियसली आई कवर, और मैं कवर करके ही साइकिल करती हूँ। मुझे इस ग्रुप में कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं फील हुई, एंड आई ऑलवेज फेल्ट वेरी सेफ। एंड आई फील कि वुमन की प्रेजेंस सड़कों पे नजर आनी चाहिए कि एक औरत एक साइकिल अगर चला रही है, लेट्स मेक इट नॉर्मल। और वो उसी वक्त हो सकता है
अगर गवर्नमेंट लेवल पे हो ये, so maybe इसको एज कल्चर अडॉप्ट किया जाए, yeah, इसको and normal make it समझा जाए। okay to have a woman on a cycle. इतनी कोई अनोखी बात या इतना हैरान होके देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई Let us लड़की be. साइकिल पे जा रही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली यहाँ लोगों ने बहुत हैरानगी से देखना होता है और दिखाना भी होता है अपने साथ एक दो लोगों के, वो देखो लड़की जा रही है, इट्स वेरी नॉर्मल। उसके लिए आपको ऐसे साइकिल में होना जरूरी भी नहीं है, जैसे हमारे माशरे की हालत है। I so agree with that. आप तीनों का आना हमें बहुत अच्छा लगा। और आप इनका बता रहे थे जो 14 अगस्त को आप कर रहे हैं, एक मेगा आज़ादी राइड आ रही है 14 अगस्त को। ओके, तो लास्ट टाइम भी हुई थी, कुछ 700-800 मेंबर्स इकट्ठे हुए थे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि लिबर्टी में हम इकट्ठे हो रहे हैं 14 अगस्त को, ठीक है, और जो जाएगी बागे जना। ओके, और ये कितने बजे स्टार्ट होगी? ये सुबह 5:15 पर 5:15 पे जी, 14 अगस्त को उसके लिए अरेंजमेंट ये है कि सबके लिए रेंटल साइकिल फ्री होंगी। नहीं, ये जश्न आज़ादी वाली इमरान खान वाली आज़ादी, ये नहीं, ये जश्न आज़ादी वाली वो भी बना रहे हैं, और उनके लिए सबके लिए रेंटल साइकिल का अरेंजमेंट फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको साइकिल भी मिलेगी, आप जाएं 5:15 पे अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको 14 अगस्त को ये क्लब लेके जा रहे हैं। बहुत सारे राइडर्स होंगे, अगर आप साइकिलिंग के शौकीन हैं और नहीं भी हैं तो आपकी सेहत के लिए ट्राई करने में क्या हर्ज है, ट्राई करें, आपको मजा आएगा। जैसे कि हमारे गेस्ट ने कहा, आप तीनों का वंस अगेन बहुत शुक्रिया, इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑल। और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम भाई इन लोगों को देख के कुछ ना कुछ आप जरूर इनकरेज होगे। सो ट्राई कीजिए, अब्बा की दादा की बेशक पुरानी साइकिल निकालिए जो पड़ी हुई है, चला के चेक करें, मजा आए तो फिर अच्छे वाली ले लीजिएगा। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। खुशामदीद। नए इस्लामी साल 1444 हिजरी का आगाज़ हो चुका है। आज 2 मुहर्रमुल हराम है, हमें मालूम है, और हमने जब प्रोग्राम शुरू किया तो हमने तब भी इसका तज़किरा किया। मुसलमानान इस्लाम के लिए नए इस्लामी साल का आगाज़ इंतहाई अजीम कुर्बानियों का पैगंबर है। हम अगर नए इस्लामी साल के आगाज़ की बात करें तो अरब अजम में जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं, उन्हें हकीकी मानों में हिजरी साल नौ के आगाज़ पर खुशी तो होती है, चूँकि तारीख़ इस्लाम का तमाम तर सरमाया इन्हीं कमरी महीनों और हिजरी तारीख से वाबस्ता है। ताहम मुहर्रमुल हराम इस्लामी एतबार से एक इंतहाई अहम महीना भी है। इस्लामी साल का ये पहला महीना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ़ दिनों और रातों की ख़ास फजीलत और अहमियत बयान की है, जिसके बारे में हमें मालूम है, उनकी ख़ास फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं। आज हमने ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से ये बात करनी है कि हमें दर्स इस महीने से किस चीज़ का मिलता है, चूँकि इससे अहले बैत की कुर्बानी भी मुत्तसिल है और इस्लाम के बहुत मज़ीद अहम दिनों का ताल्लुक भी इसी महीने से। बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के हवाले से आज हम बात करेंगे कि ये महीना में किस चीज़ का दर्स देता है, उस पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर नासिर मौजूद हैं। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर, नए इस्लामी साल का तो आगाज़ हुआ है, लेकिन जिस तरह से इमरान ने भी कहा कि ये जब साल शुरू होता है तो इस महीने में बहुत सारी चीज़ों का ही हमें दर्स भी देता है, बहुत सारी कुर्बानियों की याद भी दिलाता है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम मौजू आपने रखा और यकीनन मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही तमाम मुसलमानों को जहां साल नौ की आमद पर कई ख्यालात और तसव्वुरात आते हैं, वो सबसे बड़ा उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और अहले बैत अतहार पर होने वाले मजालिम का जो तसव्वुर है वो इंसानों की रूह को हिला के रख देता है और इंसान को परेशान कर देता है। इस माह मुहर्रमुल हराम की फजीलत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से भी पहले इवन मक्का में, कुरैश में लोग मुहर्रम को अहमियत के तौर पर मानते थे। इसी दिन गिलाफ़े काबा चढ़ाते थे, कुरैश इस दिन की ताज़ीम करते थे। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहूद इस दिन की बहुत ताज़ीम करते हैं, आशूरा मुहर्रम की। आपने उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने इसको सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खास करके बताया। इसमें बुखारी मुस्लिम में कई रिवायात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी थी, इसको उन्होंने रोज़ा रखा, तो हम भी रोज़ा रखते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को 9 मुहर्रम के साथ जोड़ के रोज़ा रखना शुरू कर दिया और फरमाया कि नहनु अहक्कु मिनहुम बिमूसा, हम मूसा अलैहिस्सलाम के इनसे ज्यादा हकदार हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने भी इस दिन को अहमियत दे दी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी कुर्बानी और ऐसी यादगार जो कोई वक्ती हालात का यानी वजह से नहीं हुई, बल्कि उसकी खबरें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा से दी जा रही थी। हत्ता कि इमाम हुसैन अभी बिल्कुल छोटे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में थे। आका दो जहां के पास आसमानों से फरिश्ते आते थे और आके हुजूर अलैहिस्सलाम को इस शहादत की खबर देते थे जो इस मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को हुई। और हुजूर अलैहिस्सलाम इस खबर को सुनकर इस शहादत के वकू पजीर होने से कोई 50-52 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे। आका अलैहिस्सलाम को इस पर
दुख भी था, हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल गमगीन भी था, और आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को, अपने अहले बैत अतहार को इस दिन के बारे में और इस शहादत के बारे में पहले से ही खबर दे दी थी कि मेरी उम्मत मेरे इस बेटे हुसैन को शहीद कर देगी। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस वाय मुबारक की जहाँ बहुत सारी फजीलतें हैं, वो वहीं पर इसका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ा होना, और फिर इस्लाम अपनी तारीख का एक बहुत अहम मैसेज देता है। अभी जुल्हज गुजरा, ये मुहर्रम उल हराम शुरू हुआ, जुल्हज जो साल का आखिरी महीना है, उसमें उसमें शहादत, उसमें कुर्बानी सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की, और साल के आगाज में कुर्बानी सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। यानी हमारे साल का आगाज भी कुर्बानी से है, हमारे साल की इंतहा भी कुर्बानी पर है। तो हम कह सकते हैं अल्फा एंड ओमेगा ऑफ इस्लाम कुर्बानी है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हम मुहर्रम उल हराम को अहले बैत और करबला के तवस्सुत से याद तो रखते हैं, लेकिन जो एसेंस है उस कुर्बानी का, जिस वजह से वो कुर्बानी दी गई, जिसकी वजह से या जिस तरह का स्टैंस इमाम अली मकाम ने लिया हक के ऊपर, और मैसेज तो ये है कि जब आपके सामने हक और बातिल दो रस्ते हैं तो आप हक पर इस सूरत में भी खड़े हो जाएं कि आपकी गर्दन कट जाए, इस सूरत में भी खड़े हो जाएं कि आपके बच्चे शहीद कर दिए जाएं। तो वो एसेंस कहां तक अडॉप्ट कर पाई हमारी सोसाइटी? नजर आता है हमें वो असर उसका? बहुत खूबसूरत बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई, और यकीनन इसका जवाब नहीं में है। अफसोस के साथ कह रहा हूँ, हमारी अक्सरियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत के दाई जरूर हैं, लेकिन जब भी कभी ऐसा वक्त आता है कि हक और बातिल को चुनने का वक्त आ जाए, तो हमारे पैमाने दुनिया के हिसाब से हैं, हमारी कामयाबी का पैमाना दुनिया के लिहाज से हमने उठा लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से आगे बढ़कर हमें आपकी शहादत और आपके मकसद की तरफ, कि जिस अजीम मकसद की खातिर आपने खुद अपनी और अपने बच्चों की जान कुर्बान कर दी, उस मकसद को भी उम्मत में जिंदा रहना चाहिए कि एक अकेला शख्स अजीमत की इस राह पर खड़ा हुआ और क़यामत तक उम्मत को सबक दे दिया कि जालिम, बातिल, तागूती कुव्वतों के साथ किसी सूरत समझौता नहीं होगा। उसकी कीमत खा अपनी जान की सूरत में देनी पड़े, अपने बच्चों की सूरत में देनी पड़े। और इस्लाम तो है ही ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होने का माना ये है कि जितनी मर्जी जालिम तागूती कुव्वतें जोर लगा लें, हुसैनियत ये है कि उस जुल्म के खिलाफ डट जाए, हर तरह की कुर्बानी दे दे, लेकिन हक को न छोड़े। और यही वो बात है जो अल्लामा इकबाल ने कहा, रमज़ कुरान अज हुसैन मोहसिन। इमाम हुसैन ने जो कुरान सिखाया वो तो यही है कि हमें हक की खातिर किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। वैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जिस तरह से ये महीना हमें कुर्बानी का, हमें मुख्तलिफ चीज़ों का दर्ज देता है। वाक़या करबला को भी अगर हम देखें तो इसमें जो जो वाक़यात उसमें पेश आए या जो जो शहादतें हुई, उसने कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई मैसेज दिया। तो वाक़या करबला को लेकर 9-10 मुहर्रम हराम की बात की जाए, ऐसे ये महीने के आगाज़ से लेकर ही ऐसे वाक़यात में हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। अब कुछ थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं कि ये हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए किस तरह से गाइडेंस का बाइस बन सकते हैं। मेरी बहन अरमला हसन, आप ये बात आप यकीन जाने, एक चूंकि लंबा तवील मजमून है, समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करूँ। इसके वाकयात में अगर हम जाएं तो एक एक वाकया सबक का दर्स देता है, सब्र का दर्स देता है कि हमें सब्र और इस्तिकामत सीखनी चाहिए। और ये वो इस्तिकामत थी, यानी आप यूं कह लें कि कायम रहना हक पर सब्र के साथ, अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ, और सारा वक्त आप यकम मुहर्रम, 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अहले बैत अतहार और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आमाल को देखें। ना आपकी नमाज कज़ा हो रही है, ना आपकी इबादत कज़ा हो रही है, ना इंसानियत की भलाई का सोचना कज़ा हो रहा है। और इस हद तक के बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक बार अपनी फूफी जान हज़रत सैयदा ज़ैनब से कहा कि वो ऐसी खातून है कि आशूरा मुहर्रम की रात में भी आपकी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। हम इतनी मोहब्बत का दावा करने वाले और हमसे नमाजें छूट जाती हैं, हमसे अल्लाह का ताल्लुक, निस्बत, और वो जो अल्लाह के साथ एक ऐसा रिश्ता
जो इस्लाम मुसलमान का चाहता है हम उसको कहीं फौत छोड़ देते हैं। अच्छा बिल्कुल, चूंकि आखिरी हिस्सा है, मेरे पास 1 मिनट है, आप इसमें प्रोफेसर साहब, चूंकि अहले तशरीह के लिए ये महीना उनके लिए ज़्यादा मोहतरम व मुकर्रम है, हमारे लिए भी है, लेकिन उनकी ज़रा मजहबी जो ज़रूरियात हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ज़्यादा होती हैं। तो इस सिलसिले में जो मजहबी यगानिगत है हमारी सोसाइटी में, ये बड़ी ज़रूरी है जी, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, तस्लीम करना, और इस्लाम तो इसकी जगह देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जगह दी है कि सब लोगों को ये हक हासिल है कि वो अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आप क्या मैसेज देंगे कि सोशली पीसफुली ये दिन गुजरे? इमरान हसन भाई, मैं तो कहूंगा कि हुसैन सब के, हम सबको मिलकर बराबर बनाना चाहिए, ये किसी का भी ज्यादा नहीं है, हम सबको। दरअसल हमें कुछ कमजोरियां, किसी को किसी हिसाब से आपस में दूरियां हो गई, वरना इमाम हुसैन तो जमाना एक बार बेदार हो जाए तो सारी इंसानियत ये बात कहेगी हमारे हैं हुसैन। इमाम हुसैन में अभी पिछले महीने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी में सारी उम्मत इकट्ठी थी। अफसोस ये होता है कि जब रसूलुल्लाह के बेटे की कुर्बानी का वक्त आता है तो उम्मत बट जाती है। उम्मत को इकट्ठा होना चाहिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो दरस कुरान है, जो दरस मुस्तफ़ा है, जिसकी खातिर खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको बार बार बयान करते रहे, हम सबको मिलकर इकट्ठे होकर इस दिन को बनाना चाहिए ताकि दुनिया देखे। प्रोफेसर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि किसी एक के नहीं, हुसैन सबके हैं, तो हम सबको इसी मजहबी गानगियत का मुजाहरा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब कि आपने हमें इससे इंपॉर्टेंट मौजू ज्वाइन किया। प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ मौजूद थे। मुहर्रमुल हराम के हवाले से मैं बता रहे थे कि इस महीने का आगाज़ हमें जिस तरह से बहुत सारी कुर्बानियों की याद दिलाता है, हम सबको मजहबी जो कहने एक जहती के साथ और एक दूसरे को जगह देनी, स्पेस दें एक दूसरे को, अपने अपने अकीदे के मुताबिक। सबका अपना अकीदा है, सब एक दूसरे के अकीदे का एहतराम करें। यही एक बेहतरीन सोसाइटी है जिसका पैगाम हमें पाकिस्तान के पीछे भी मिलता है, जो कायदे आज़म ने भी दिया, और इस्लाम के पीछे तो है ही, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।